जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा मैराथन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी आपकी डिमांड थी कि सर क्रॉप्स ऑफ इंडिया जो टॉपिक है यहाँ से पता नहीं चलता है कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इसको आज हम कंप्लीटली कवर करेंगे। इसमें जो डेटा है, सबसे बड़ा इशू यहाँ पे डेटा का रहता है। आप कहीं जगहों पे डेटा अलग है, कहीं जगहों पे राइस की प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश ऊपर दिखाया है, कहीं जगहों पे तेलंगाना ऊपर दिखाया है, कहीं जगहों पे वेस्ट बंगाल ऊपर दिखाया है, तो ये दिक्कत आपको आती है। तो देखो, सबसे पहली बात, ये जो हम सेशन करेंगे इसमें जो मैं डेटा यूज़ करूँगा वो इकोनॉमिक सर्वे का लेटेस्ट डेटा है। तो लेटेस्ट ऑथेंटिक डेटा अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे ही होता है एक देश के लिए, ठीक है। तो वहीं से हम डेटा उठाएंगे कौन सी स्टेट टॉप है, तो टॉप 3 स्टेट्स हम हर एक चीज़ के बारे में देखेंगे। बट अब वो टाइम नहीं है, जैसे जेकेएसएसबी का न्यू ट्रेंड अगर आप देखोगे तो अब वो टाइम नहीं है कि जस्ट आपको स्टेट्स के नाम पता है किसने टॉप किया, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछा, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में मान लो अगर कोई एक क्रॉप है, उस क्रॉप का कोई फीचर है, मान लो वो रेन फेड क्रॉप है या वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है या उसको फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, उसमें कितना टेम्परेचर चाहिए, ये सब चीज़ों से भी स्टेटमेंट बनाएगा। तो हम होलिस्टिक वे में इस टॉपिक को कवर करेंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस टॉपिक। एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी कॉन्फिडेंट इन दिस टॉपिक, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बस एक पेन नोटबुक लेके बैठना और जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताऊंगा उसको पेन डाउन करना फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इंडिया की बात करें, इंडिया की जो 50% जो आबादी है ना, 50% हमारे जो वर्क फोर्स है वो माना जाता है कि वो किस में इंगेज है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, ठीक है। कितनी अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, 50% हमारी जो आबादी है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज है। और इस 50% आबादी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज है उसकी वजह से हम मान सकते हैं 17 से 18% जो है हमारी जीडीपी में, हमारी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इसकी, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा 17 से 18% कंट्रीब्यूट करता है हमारी देश की जीडीपी में, ठीक है। ये आपकी जस्ट एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है जिसको आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद सर और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारी कहानी जो स्टार्ट होती है वो होती है क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन देखनी है क्रॉप्स की, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो हम जो इंडिया में क्रॉप्स है उसको डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे क्रॉप्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब किस किस बेसिस में क्रॉप्स को क्लासीफाई करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से मंथ में वो उगाई जाती है और कौन से मंथ में उनकी हार्वेस्टिंग होती है। उसके बेसिस में हम 3 तरह के क्रॉप सिस्टम अपना लेके चलते हैं। फर्स्ट वन इज राबी क्रॉप्स, ठीक है। राबी क्रॉप्स, जब राबी क्रॉप्स की कटिंग हो जाती है उसके बाद ज़ैयद क्रॉप्स होती हैं, और जब ज़ैयद क्रॉप्स की कटिंग हो जाती है देन वी हैव खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद कौन सी चलती है, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। सबसे पहले राबी क्रॉप्स देखो, ये वो क्रॉप्स होती हैं जिनको सो किया जाता है, मतलब उनको जो उगाया जाता है, बीज बोया जाता है, वो बोया जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में। कौन से, अक्टूबर नवंबर के महीने में। और जो इनकी हार्वेस्टिंग है वो मार्च अप्रैल में होती है। मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो अभी कौन सा मौसम चल रहा है, अभी राबी क्रॉप्स का ही चल रहा है। आपने देखा होगा अभी डिफरेंट प्लेसेस में व्हीट, कनक उग रही है ना, तो इसीलिए ये कौन सी क्रॉप चल रही है, राबी क्रॉप। तो ये इसको लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में और मार्च अप्रैल के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आती है। तो आपका व्हीट हो गया, यहीं से क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा, ठीक है। व्हीट हो गया, वी हैव बार्ले हो गया, ये लिख लो कहीं पे, वी हैव ग्राम हो गया, ठीक है। वी हैव पीस, मटर हो गया। अब आपको पता है कनक के साथ सरसों भी लगती है, तो वी हैव मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड हो गया, पोटैटो वगैरह भी लग जाता है यहाँ पे, तो एटसेट्रा और भी बहुत सी क्रॉप्स हैं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। ये पेपर में यहाँ से पूछ सकते हैं। फिर जब आपने मार्च अप्रैल में इसकी कटिंग कर दी, ठीक है, और नई क्रॉप आप उगाते हो जून जुलाई के महीने में, जो कहते हैं खरीफ क्रॉप। तो ये जो मार्च अप्रैल में इसकी कटिंग हुई, उस मार्च अप्रैल के महीने से लेकर आप जून जुलाई का बीच वाला जो महीना है, जून का महीना लगा लो, इसके बीच में आप ज़ैयद क्रॉप्स उगाते हो, ठीक है। ज़ैयद क्रॉप्स बोलते हैं। उसमें क्या है, आप स्मॉल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाते हो, जैसे वाटरमेलन लगा दोगे आप, ठीक है। वाटरमेलन लगा दोगे, तरबूजे खरबूजे, मस्क मेलन लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद ककम्बर जो है, खीरे की खेती कर सकते हो आप, ठीक है। ककम्बर हो जाता है, बिटर गॉड हो जाता है, ठीक है, बिटर गॉड, ठीक है। आपको ये सब मतलब थोड़े नाम याद रखने ताकि एग्जाम में आए। जैसे आप लेडी फिंगर वगैरह उगा सकते हो, मतलब वेजिटेबल्स मैं लिख देता हूँ, वेजिटेबल्स लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद रहे, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जून के महीने के बाद आपकी मेजर क्रॉप जो है इंडिया की, जो सबसे मेजर क्रॉप है जून के महीने का, क्योंकि आपको पता है इंडिया में जून जुलाई में मानसून आ जाते हैं और जिनमें ज़्यादा बारिशें होती हैं, जिन क्रॉप्स को चाहिए उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप।
जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर के महीने में हम किसको उगाते हैं, खरीफ क्रॉप्स को उगाते हैं। ठीक, खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी आ जाती हैं, जो हमारी मेन सबसे ज़्यादा स्टेपल जो फूड है दैट इज राइस, देन वी हैव ज्वार, ठीक है, देन वी हैव बाजरा, ठीक है, राइस ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट मेज, ठीक है, देन वी हैव ग्राउंड नट वगैरह। अब इनमें से कुछ क्रॉप्स ऐसी होंगी जो राबी एज अ रॉबी भी ग्रो होंगी और एज अ खरीफ भी ग्रो होंगी, बट वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, देन कॉटन हो गया, ठीक है, देन उसके बाद रागी हो गया, फिर सोयाबीन हो गया आपके, ठीक है, ऑयल सीड्स जो भी आप उगाते हो, ठीक है, ये सारे आप अप्रॉक्सीमेट किस में उगाते हो, खरीफ क्रॉप में, एज अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, दिस इज क्लियर। देखो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज आपने देखा भी होगा। तो रबी क्रॉप जो है वो हम वो उसका बीज जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इनमें नाम बताऊँ जो वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड पोटैटो और ज़ैद क्रॉप उसके बाद जून के महीने के बीच में थोड़े टाइम में जिससे हम वेजिटेबल्स वगैरह कुछ फ्रूट्स वगैरह उगा देते हैं। ठीक है, और खरीफ क्रॉप जो है जून के बाद, जिसमें राइस, ज्वार, बाजरा, मेज सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है हमारी खरीफ क्रॉप्स में वो ग्रो होती है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट, अब हमने क्या पढ़ना है, देखो एक तो ये आ गया क्लासिफिकेशन क्रॉप्स, दूसरा हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप करते हैं 4 कैटेगरीज में। किस कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में हम मेनली जो है क्रॉप्स को क्लासीफाई करते हैं जिनको हमने पढ़ना है। दूसरी क्लासिफिकेशन, एक तो फूड ग्रेन जो खाने के लिए हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं फूड ग्रेन। इसमें क्या क्या आ जाते हैं फूड ग्रेन, इनको हमने पढ़ना है। मैं जस्ट आपको ना एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमने पढ़ना है क्या। इसमें आ जाते हैं हमारे राइस आ जाता है, वीट आ जाता है, हमारा मक्का आ जाता है, ठीक है, मिलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, मिलेट्स जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, जो ज्वार बाजरा वगैरह, पल्सेस वल्सेस, ये सारे किसमें आ जाते हैं, फूड ग्रेन्स में आ जाते हैं। ठीक है, ग्राम, तुर, उड़द, मूंग, ये सारी दालें आ जाती है, फूड ग्रेन्स में आ गई। देन वी हैव, हमारे पास दूसरी होती हैं कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स होती हैं जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम ज़्यादातर क्रॉप्स उगाते हैं। जैसे हम कॉटन उगाते हैं, ठीक है, कॉटन उगाते हैं, हमें पता है हम जूट उगाते हैं, जब हम गन्ना उगाते हैं, शुगर कैन, ठीक है, शुगर कैन से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देन हम तंबाकू उगाते हैं, ठीक है, फिर हम ऑयल सीड्स उगाते हैं, ठीक है, देन वी हैव ऑयल सीड्स, हम ऑयल सीड्स उगाते हैं। देन वी हैव ग्राउंड नट, हम ग्राउंड नट उगाते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये सारे किस में आ जाते हैं, मस्टर्ड वगैरह, ये सारे कैश क्रॉप्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी क्रॉप्स होती हैं, देन वी हैव थर्ड कैटेगरी ऑफ क्रॉप जिनको हम बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। क्या होती हैं, प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप्स वो होती हैं जिनको उगाने में हमें बहुत टाइम लगता है। मान लो कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको हम, इनकी जब प्लांटेशन करते हैं 3-4 साल लग जाते हैं इनको ग्रो होने में, बट उसके बाद जो है ये हमें 30-40 साल तक फायदा देते रहते हैं। जैसे टी हो गया, ठीक है, तो आपके टी हो गया, आपकी कॉफ़ी होगी, ठीक है, आपके मसाले हो गया, स्पाइसेस हो गया, ये सारे इसमें आ जाए। जैसे कार्डेमम हो गया, चिलीस हो गया, टर्मरिक हो गया, कोकोनट हो गया, ये सारे आ जाते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स में, ठीक है। दिस इज क्लियर। फिर एक होती है हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वो होती हैं मतलब जो आपकी फ्रूट्स आ गए, ठीक है, जैसे एप्पल आ गया, पीच आ, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसमें से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। ये तो जम्मू कश्मीर वाला इंपॉर्टेंट है, एप्पल की प्रोडक्शन दिस है, वॉलनट वो हम वहाँ देखेंगे, बट एप्पल, पीच जो है, वॉलनट जो है, वो हम इसमें कवर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसमें बनाना सब कुछ आया। बट आज हमें जो मेन देखना है ना, वो हमें देखना है फूड ग्रेन्स वाले, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है। कैश क्रॉप देखेंगे, ठीक है, और प्लांटेशन क्रॉप जो है उनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट वाली पढ़ेंगे। जो रह जाएंगी ये हॉर्टिकल्चर वाली, वो सारी पढ़नी नहीं होती, आपको जम्मू कश्मीर की पढ़नी है तो जम्मू कश्मीर क्रॉप्स में उसको हम कवर कर देंगे। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज में कुछ कुछ उसके साथ मिलती जुलती एक्टिविटीज हैं। पूछ लेता है एग्जाम में कि सेरीकल्चर में हम क्या करते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर में, सर सेरीकल्चर में क्या होता है, देखो सेरीकल्चर में हम सिल्क वॉर्म्स को रियर करते हैं, ठीक है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जिसकी वजह से हम सिल्क बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई बार पूछ लेता है कि इसमें क्या होता है। तो सेरीकल्चर में हम सिल्क वॉर्म की रियरिंग करते हैं। अब आपको पूछ ले हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, सर हॉर्टिकल्चर में हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर्स भी आ जाते हैं, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, ठीक है। इनकी प्रोडक्शन जो है उसको बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर। फिर इस तरह से आपको पूछेगा पिस्सीकल्चर किसको कहते हैं, पिस्सीकल्चर, ठीक है, पिस्सीकल्चर किसको कहते हैं, जब हम फिशेज की फार्मिंग करते हैं, फिशेज की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फिश हो गया आपका, ऑयस्टर्स हो गया, ठीक है, आपका प्रॉन हो गया, ये सारे किस में आते हैं, पिस्सीकल्चर में, ठीक है। उसके आपको एग्जाम में पूछ सकता है एपीकल्चर क्या होता है। एपीकल्चर होता है हनी बीज की, हनी बी की वजह से हनी उगाना, ठीक है, उनकी कॉलोनीज बनाना, वो सारा किस में आ जाता है, एपीकल्चर में, ठीक है। ये सारे आपको एग्जाम्स में ना मैच द फॉलोइंग, अब जो जेकेएसएस भी पूछा है ना, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। देन वी हैव विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है, जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं किसकी, ग्रेप्स की, प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ ग्रेप्स प्रोडक्शन, ठीक है।
फिर फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, फ्लोरी नाम से ही पता चला है फ्लोर रिलेटिव होगा, तो जिसमें हम ऑर्नामेंटल और फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो उसकी ग्रो करते हैं, ऑर्नामेंटल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर आपका डिपार्टमेंट भी होता है, आपका होता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। देन वी हैव सिल्वीकल्चर, एक आता है सिल्वीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ, ये आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर में हम ट्रीज को ग्रो करते हैं और कल्टीवेशन करते हैं, ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ट्री, ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ट्री। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई तुम्हें यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सर अभी तक आपने जो पढ़ा है एक बार इसको देखो, इसके बाद हमने एक एक क्रॉप करके पढ़नी है, ये हमारा बेसिक था, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, इसके बाद हमने एक एक क्रॉप्स पढ़ने और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सर सबसे पहले हमने कहानी शुरू करी कि इंडिया की अप्रॉक्सीमेट 50% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और ये जो है 17 से 18% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। फिर हमने क्रॉप्स को क्लासीफाई करना सीखा, हमने देखा वी हैव रबी क्रॉप्स जो अक्टूबर नवंबर के महीने में सो की जाती है और मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग होती है, इसमें वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड ये सब आ जाता है। उसके बाद जो अप्रैल का महीना है वहाँ से जून जुलाई में खरीफ क्रॉप ग्रो होंगी, उसके बीच का जो टाइम है उसमें जीद क्रॉप ग्रो करते हैं, स्मॉल स्मॉल वेजिटेबल्स वगैरह हो गया या आपके वाटरमेलन, मस्क मेलन ये सब ग्रो होता है। फिर खरीफ क्रॉप्स के बारे में हमने देखा, फिर हमने देखा कि वी हैव मेन 4 कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, जिसमें एक तो फूड ग्रेन्स आ जाते हैं जिसमें राइट, वीज, मेज, मिलेट्स, पल्सेस वगैरह, फिर कैश क्रॉप्स आ जाती हैं, कॉटन, जूट, शुगर केन वगैरह, फिर प्लांटेशन क्रॉप्स आ जाती है, देन वी हैव हॉर्टिकल्चर का। फिर हमने देखा कि डिफरेंट अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है। सेरिकल्चर में क्या होता है, हम सिल्क वॉर्म को सिल्क प्रोडक्शन के लिए रियर करते हैं, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स लगाते हैं, पिसिकल्चर में फिश, ऑयस्टर, प्रॉन, एपीकल्चर में हनी बीज वगैरह, ठीक है। विटीकल्चर में ग्रेप्स की होगी प्रोडक्शन, फ्लोरिकल्चर में ऑर्नामेंटल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, और सिल्वीकल्चर में हम ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन करते हैं ट्री के। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू इट, ठीक है, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं है। अब हम चलते हैं एक एक करके, मेजर क्रॉप जो है वो कौन कौन सी है और उसका स्टेटस देंगे। देखो हमें क्या पढ़ना है, मान लो हम अभी चावल के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या क्या एक क्रॉप के बारे में तुम्हें पढ़ना क्या पेपर के। देखो पहली बात तुम्हें ये पढ़ना है कि अगर कोई क्रॉप है उस क्रॉप को कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए फॉर ग्रोथ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई एक ऐसी कंडीशन है जो उसको हार्मफुली इफेक्ट करी है तो वो पेपर में आएगी, तो वो आपको देखनी है। दूसरा, इंडिया में उसका कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करे, और दूसरा वर्ल्ड में इंडिया का रैंक कितना है। बस ये 3-4 चीज़ें हैं जहाँ आगे पीछे जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और दूसरी बात, मैं सेशन जो है आज थोड़ा बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ओपन एयर में, तो अगर सपोज करो बाहर कहीं से डिस्टर्बेंस आ रही है तो यू कैन अवॉइड, ठीक है। मुझे अंदर बैठ के रिकॉर्डिंग में थोड़ा दिक्कत है, मैंने कहा बाहर अच्छी मौसम भी अच्छा था तो बाहर अच्छी स्पेस में रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो होती है, उसमें सबसे पहली क्रॉप जो है वो है राइस, ठीक है, आपके चावल, ठीक है, पैडी जो है कल्टीवेशन होती है इसकी, ये सबसे बड़ी मेजर फूड क्रॉप है इंडिया की, ठीक है। 40% हमारी कंट्री की जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ना, 40% हमारी कंट्री की टोटल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें राइस 40% अकेला राइस ही है। फूड ग्रेन जो है सारे उसमें 40% हमारे देश में राइस की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर सपोज करो अब एग्जाम में ऐसे पूछता है कि राइस को ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल अच्छी है, अगर मान लो आपकी क्ले वाली सॉइल है, ठीक है, या लोमी सॉइल जिसे कहते हैं, ठीक है, लोमी सॉइल वो भी अच्छी है। एलुवियल सॉइल अगर पेपर में आ जाए तो वो भी अच्छी है, यहाँ पर भी चावल जो है अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। जो चावल की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि चावल जो है ना उसको हाई हीट और ह्यूमिडिटी चाहिए, मतलब इसको नमी वाला मौसम चाहिए और हीट भी अच्छी खासी चाहिए, ठीक है। तो जब हम चावल को ग्रो करते हैं तो जब हम चावल लगाते हैं स्टार्टिंग में, देखो चावल जो लगाने वाला टाइम और हार्वेस्टिंग के टाइम में टेम्परेचर जो है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर चावल के लिए चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पेपर में पूछेगा कि चावल ग्रो करने में रेनफॉल कितना चाहिए, तो बारिशें अच्छी खासी अप्रॉक्सीमेट 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल हमें चाहिए, तो अच्छी खासी बारिशें, इसलिए आपको पता है कि जो चावल है वो कौन से मौसम में होता है, जून जुलाई के महीने में जब मानसून आते हैं, बारिशें अच्छी खासी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम चावल को ग्रो करते हैं तो चावल एक हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। हाईली वाटर मतलब चावल को ग्रो करवाने में पानी अच्छा खासा चाहिए, हाई वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो आप क्या करते हो इसके लिए, क्या करते हो, आपने देखा होगा कि लैब लगाते हैं जिसे कहते हैं, ठीक है, पूरे पानी को फील्ड को फ्लड किया जाता है, 10 से 12 सेंटीमीटर वाटर जो है जब उसको लगाते हैं, इसलिए इसको एक तो ये हाईली वाटर इंटेंसिव पानी भी बहुत चाहिए इसमें, और दूसरी लेबर भी बहुत चाहिए। जब आप इसको लगाते हो चावल में तो लेबर भी चाहिए, तो लेबर इंटेंसिव भी है, ठीक है भाई। यही करेक्टरिस्टिक्स में एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा, इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कोई बताने में दिलचस्पी नहीं थी, ठीक है। तो ये आपको चावल के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड,
देखो वर्ल्ड में जो है चाइना जो था वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है किसका, चावल का, बट रिसेंटली इंडिया ने इसको सरपास कर दिया, ठीक है, इंडिया सरपास कर गया चाइना को, ठीक है। तो वर्ल्ड में एट प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा अगर जो है वो चावल की प्रोडक्शन में इंडिया ही है, इसने चाइना को सरपास कर दिया। बट अब JKSSB क्या पता पुराने रिवाज में चल रहा हो, बट इंडिया ने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। 2025 की अगर मैं बात करूँ तो 40% जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है चावल का, 40% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट चावल का वो इंडिया ही कर रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल एक्सपोर्ट 40% जो है वर्ल्ड का वो इंडिया ही कर रहा है, ठीक है। इंडिया जितनी क्रॉप्स उगाता है ना उसमें 25% जो क्रॉप एरिया हम उसमें चावल ही उगाते हैं, 25% क्रॉप एरिया हमारा चावल ही उगता है, मतलब चावल अच्छा खासा उगता है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आता है कि जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला एरिया है ना, वेस्ट बंगाल, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया, असम वाला एरिया हो गया, उड़ीसा वाला एरिया हो गया, ठीक है। उसमें ना चावल की 3 वेराइटीज हैं जो ग्रो होती हैं, जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। वो क्या है, अमन, अमन एक, अस और बोरो, ठीक है। ये पूछे आपको ये किसकी वैरायटीज हैं, वहां पे दे देगा सेफ्रॉन की वैरायटीज हैं, वीट की, मेज की, ये चावल की वैरायटीज, अमन, अस, बोरो, ये कहाँ पर होते हैं, वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा वाले एरिया में ज्यादातर ग्रो होता है, ठीक है। और चावल की कौन कौन, चावल की बहुत सारी वैरायटीज हैं, बट 3 जो इस एरिया में है वो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछता है। और चावल की कौन कौन सी वैरायटी है, जैसे रत्ना चावल आपको पता है, ठीक है। फिर एक IRA चावल, चावल की बहुत सारी वैरायटी है, ये याद कर लो थोड़ा। एक जमुना वैरायटी भी है, ठीक है। फिर बासमती आपको पता है, ठीक है, बासमती। फिर कृष्णा, ठीक है, कृष्णा ये भी चावल की वैरायटी है, कृष्णा। फिर एक जया भी है, ठीक है, चावल की वैरायटी, पद्मा भी है चावल की वैरायटी, बट ये नहीं पूछेगा, बट ये पक्का पूछ लेगा, अमन, अस, बोरो। ये चावल की बेसिकली होता क्या है कि जो अमन है ना वो हम मानसून से पहले जो है ग्रो करते हैं, अमन अस वाला, ठीक है। तो जो अमन है वो मानसून के टाइम में, बोरो जो है विंटर्स के टाइम में ग्रो, तो इसलिए वेस्ट बंगाल वगैरह एरिया में 3 क्रॉप्स राइस की ग्रो की जाती हैं, अमन, अस, बोरा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने एक क्रॉप के बारे में याद रखना है कि उसकी कल्टीवेशन में, उसकी प्रोडक्शन में सबसे ऊपर कौन है। तो अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूँ, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूपी की है, सेकंड नंबर पे तेलंगाना की है, ठीक है, तेलंगाना की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। और तीसरे नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर, पहले नंबर पे यूपी है, देन वी हैव तेलंगाना, देन वी हैव वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के बेसिस में है, ठीक है। 25-26 जिसकी स्टैटिस्टिक्स हमें आती है, 25-26 में आती है ना, होता 24-25, उसके बेसिस में बता रहा हूँ। यूपी जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, और कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, 20.76 जो हमारा मिलियन टन जो है प्रोडक्शन कर रहा है यूपी, ठीक है। जो टोटल इंडिया के शेयर का 13.82% है, ठीक है। बस इतना याद कर लो। इतना मैं पहले जो लिखूंगा वो होगा मिलियन टन में, तो यूपी जो है 20.76 मिलियन टन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और जो 13% जो है इंडिया की पूरी प्रोडक्शन का है। तो सबसे पहले नंबर पे यूपी में, दूसरे नंबर तेलंगाना, तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। बस एक एक क्रॉप का आपने इतना इतना देखना है। क्या, सबसे पहले राइस की बात, राइस जो है 40% टोटल फूड प्रोडक्शन का है, क्ले, लोमी, एलुवियल सॉइल में ग्रो होता है, टेम्परेचर इसमें अच्छा खासा चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, बारिशें ठीक ठाक चाहिए, और एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स का याद रखना है, अच्छा खासा पानी चाहिए, लेबर इंटेंसिव है, लेबर भी ठीक ठाक चाहिए। चावल का तो सबको ही पता है ना। तो हमने 40% जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट किया, इंडिया ने चाइना को भी सरपास कर दिया। और वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा वाले एरिया में जो क्रॉप राइस की ग्रो होती है, दैट इज अमन, अस, बोरो, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। और यूपी ने जो है इस बार, यूपी जो है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग यूपी पहले नंबर पे है इंडिया में। 13% जो इंडिया में प्रोडक्शन होती है वो यूपी के थ्रू ही होती है, और 20.76 लाख जो टन है प्रोडक्शन जो है, मिलियन टन, 20.76 लाख मिलियन 76 मिलियन टन जो है वो प्रोडक्शन यूपी में हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइस हमारा अच्छे से कवर हो गया, ठीक है। इसी तरह एक एक करके देखेंगे। अब राइस कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप। अब मैं बार बार नहीं बताऊं कि मैंने ऊपर आपको लिखवा दिया कौन कौन सी खरीफ है, कौन कौन सी राबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वीट की, ठीक है। वीट सेकंड नंबर पे इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ठीक है, आफ्टर राइस वीट सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ठीक है। अब वीट आप कौन से मौसम में, कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगाना होता है, अब तुम नहीं लगाओगे तो मैं वहां पे पेपर में तो साथ बैठा नहीं होऊंगा। अब आप वीट जो है वो कौन से मौसम में लगा, अब अक्टूबर नवंबर में इसको सो करे, इसका मतलब इसको ठंडा का मौसम चाहिए ना, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, ठंडा, ठीक है, कूल ग्रोइंग सीजन इसको चाहिए, ठीक है, इसको ग्रो करने के लिए। इसलिए तो सर्दियों के महीने में लग रही है, ठीक है। बट जब ये मेच्योर हो जाएगी तो सनशाइन अच्छी खासी चाहिए। तो आपको पता है जो आपका जन फेब का महीना होता है, फेब का महीना, उसमें धूप अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है, फेब के महीने में। तो वीट को कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, और मेच्योरिटी के टाइम में इसको सनशाइन जो है अच्छी खासी चाहिए। तो ये इसके फीचर हैं, ठीक है। और ये राबी क्रॉप है, ये आपको पता है। अब टेम्परेचर इसमें कम चाहिए होगा, तो इसमें जो है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है विंटर के टाइम में जो टेम्परेचर चाहिए, और लास्ट में जब कटिंग के टाइम में तब तो मार्च अप्रैल में 21 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, बट मेन इसको टेम्परेचर जो है ठंड वाला ही चाहिए, ठीक है।
अगर टेम्परेचर सडनली बढ़ जाता है वो भी इसके लिए हार्मफुल है। बारिशें इसको कम चाहिए क्योंकि सर्दियों में बारिशें कम होती हैं, तो 50 से 75 सेंटीमीटर, देखो वहाँ पर कहाँ 150 सेंटीमीटर रेनफॉल था, तो यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर का अगर एनुअल रेनफॉल है तो ये भी करेक्ट है। बट कई बार क्या होता है सर्दियों में आपने देखा होगा कि जब हमें वीट शीट काटनी होती है तो ओले वोले गिर जाते हैं, तो वो इसके लिए नुकसानदायक है, ओले शोले नहीं गिरने चाहिए, ठीक है। तो सॉइल कौन सी अच्छी है इसके लिए भी, लोमी सॉइल बहुत अच्छी है, लोमी सॉइल जो है वो अच्छी है इसकी कल्टीवेशन के लिए। बट ये जो डेक्कन एरिया में ब्लैक सॉइल पाई जाती है ना आपके नीचे जो है महाराष्ट्र वाला एरिया में, तो वो भी अच्छी है वीट की प्रोडक्शन में, ठीक है। वीट की भी काफ़ी वैरायटी हैं, जैसे कल्याण है, सोना है, सोनालिका, रोसो, हीरा, शीरा, ये सब किसकी जो है वीट की हैं। कौन कौन सी लिख देता हूँ। देखो 3 तो क्रॉप्स आपको मेन पता ही होनी चाहिए ना, राइस, व्हीट और मेज। कल्याण हो गया, सोना हो गया, सोनालिका हो गया, ठीक है, सोनालिका हो गया। उसके बाद लेरमा हो गया, ठीक है, लेरमा हो गया, रोसो हो गया, ठीक है, हीरा हो गया, ठीक है, हीरा और शेरा, ये सारी किसकी वैरायटीज हैं, वी हैव द वैरायटीज ऑफ व्हीट ओवर हियर, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन के हिसाब से, वीट की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूपी में होती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूपी में होती है, देन उसके बाद मध्य प्रदेश, और देन उसके बाद हम लगा सकते हैं पंजाब में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर वीट की कहाँ हो रही है, यूपी में हो रही है। कितनी हो रही है, वी हैव 35.65, ठीक है, मिलियन टन प्रोडक्शन हो रही है यूपी में, जो पूरे देश का 30% प्रोडक्शन तो यूपी में ही हो रही है। फिर जो है उससे कम मध्य प्रदेश में 20% और जो है पंजाब में 15%, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पर नहीं है, तो वीट आपको क्लियर है, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, वीट की प्रोडक्शन में। और फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, फर्स्ट नंबर पे वी हैव चाइना, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चाइना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, तीनों नाम आपने याद रखना। और मेनली जो वीट की क्रॉप है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में ग्रो करती है, ठीक है। और जो यूपी का वेस्टर्न पार्ट है ना, देखो यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है ना वीट की, आपको मैंने पहले ही बता दिया। जो यूपी का वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्ट पार्ट ऑफ यूपी, ठीक है, वेस्ट पार्ट ऑफ यूपी, उसको बोलते हैं ग्रेनरी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, ग्रेनरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा खासा वीट यहाँ पे ग्रो होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वीट की कहानी भी आपके सामने मैंने खत्म कर दी है, ठीक है। सर क्या थी वीट की कहानी भाई, जस्ट अगर पेपर में ये देख के जा रहे हो ना कि वीट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसने करी, सेकंड नंबर पे किसने करी, थर्ड नंबर पे किसने करी, तो पेपर नहीं क्वालिफाई होने वाला, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जो वीट है वो जो है कूल ग्रोइंग सीजन में ग्रो होता है, ठीक है। मेच्योरिटी के टाइम में धूप अच्छी खासी चाहिए। लोमी ब्लैक सॉइल इसके लिए अच्छी है। सर्दियों का मौसम है तो टेम्परेचर इसको कम चाहिए। इसकी वैरायटीज हमने देखी और यूपी जो है प्रोडक्शन में सबसे आगे है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। मैं नहीं बोल रहा, ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, ठीक है। और इंडिया का जो रैंक है सेकंड है आफ्टर चाइना, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी को ग्रेन ऑफ इंडिया। और ये राबी क्रॉप है, अब ये बार बार नहीं बताऊंगा ना कौन सी क्रॉप है, ठीक है, एक बार सारा लास्ट में रिवाइज भी करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल कॉन्फिडेंट इन दिस टॉपिक, डोंट वरी, ठीक है। थर्ड फूड क्रॉप जो हमारी मेन है दैट इज मेज, ठीक है, ग्रेन क्रॉप में मेज, ठीक है। मेज जो मक्का है ना वो जो है सेमी एरिड एरिया में भी ग्रो हो जाती है, ठीक है, सेमी एरिड एरिया। क्यों, आप देखो आपको कैसे पता चलेगा, मान लो आप अगर भद्रवाह डोडा वाले एरिया में रहते हो, रामबन वाले एरिया में रहते हो, या रजौरी पूंछ में रहते हो, तो मक्की अच्छी खासी हो जाती है। क्यों, क्योंकि एरिड एरिया में भी, सेमी एरिड एरिया में भी ये ग्रो हो जाएगी, माउंटेनियस एरिया में भी ग्रो हो जाएगी। तो सेमी एरिड क्लाइमेट में भी आपका जो मक्का है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। मक्का फूड की तौर पे भी यूज़ होता है, और फॉडर, गाय को जो चारा डालने के लिए उसकी तौर पे भी मक्का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको जो है क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मक्का का यह है कि मक्का एक रेन फेड, ठीक है, रेन फेड खरीफ क्रॉप है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, रेन फेड खरीफ क्रॉप। सर ये क्या मतलब हुआ, रेन फेड खरीफ क्रॉप का मतलब ये देखो, मक्का जो है ड्रॉट रेजिस्टेंट है। अगर सूखा पड़ जाएगा तो मक्का फिर भी कहीं ना कहीं हो ही जाता है। और पानी अगर सपोज करो, अगर हम इसको ना, हमें इरिगेशन की जरूरत नहीं है, अगर नेचुरल रेनफॉल है उससे भी हम इसमें काम चला सकते हैं, तो इसको इसलिए रेनफेड खरीफ रहा, मतलब ये ड्रॉट रेजिस्टेंट है, टॉलरेंट है टू ड्रॉट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही मानसून आने वाला होता है उससे पहले ये ग्रो हो जाता है, और मानसून जाने से पहले, आपको पता है खरीफ क्रॉप है तो जून जुलाई से पहले ही ये लग जाएगा, और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटिंग हो जाती है, ठीक है। बट मक्के की एक फीचर है कि तमिलनाडु वाले एरिया में मक्का जो है एज अ राबी क्रॉप ग्रो होता है, मतलब सर्दियों में, ठीक है, राबी क्रॉप, क्योंकि तमिलनाडु में सर्दियों तो आपको बताइए, तो राबी क्रॉप ग्रो होता है, मतलब विंटर रेनफॉल से पहले होता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में हम इसको लगाते हैं वहाँ पे तमिलनाडु वाले एरिया में, ठीक है। बारिशें मैंने आपको बोला उतनी ज़्यादा भी चाहिए, बट उससे ज़्यादा चाहिए किसी बीच से 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कूल एंड ड्राई वेदर जो है इसकी, जब ये उगता है लास्ट में सर्दियों के टाइम में, वो राइपनिंग के टाइम में इसको चाहिए टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री से, टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए इसको फूटने के लिए, ठीक है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, बट फ्रॉस्ट वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। अब डिफरेंट जो है ये भी लोमी सॉइल्स में अच्छे से घुल जाता है, क्लेई सॉइल्स में अच्छे से हो जाता है, ठीक है, तो इसका भी ये बताना। अब इंपॉर्टेंट क्या है
इंपॉर्टेंट है कि मक्की की प्रोडक्शन में टॉप इंडिया में कौन है। मक्की की प्रोडक्शन में टॉप में एट प्रेजेंटली मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश और कर्नाटका में जो है टक्कर चलती रहती है, तो दोनों में से कुछ आ जाए तो कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर मैं बताऊं ना, आपका मध्य प्रदेश जो है वो 15.30% जो है कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की प्रोडक्शन में, और जो आपका कर्नाटका है वो भी कोई पीछे नहीं है, वो 14.26% है। उसके बाद आता है बिहार, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है बिहार। देखो आपने जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, मे भी ये स्टैटिस्टिक्स उससे नहीं मिलती होगी, ठीक है, 5.47%, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये लेटेस्ट अभी के ट्रेंड अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आप पता नहीं आप कहाँ से पढ़ के आए होगे, वो सोर्स भी कितना इफेक्टिव, बट मैंने अपना सोर्स भी साथ साथ आपको बताया, ठीक है। आप मुझे बोलोगे तो मैं ये इकोनॉमिक सर्वे का टेबल भी आपको ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पर ये डाल भी दूंगा, यहाँ से आप बाद में रिवाइज कर, PDF है एक 2 पेज की, वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। दिस इज क्लियर मेज का। और देखो यार, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि हम कैसे याद रखेंगे सर मक्का कहाँ पे ग्रो हो रहा था, हमें नहीं याद रहेगा, और कौन से मौसम में क्या है, तो देखो ना, मक्का खरीफ क्रॉप है, जून जुलाई में लगती है। तो जो क्रॉप जून जुलाई से पहले लगेगी, तो जून जुलाई वाला महीना मतलब घर में ही इसको ठीक ठाक चाहिए, बारिशें भी इसकी मीडियम में चाहिए इसको, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इसकी इरिगेशन करते हो आप, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे ना पेपर में। अब जैसे राइस है, उसमें अच्छा खासा पानी चाहिए, तुम्हें पता है लेबर इंटेंसिव है, जब राइस की खेती होती है कितनी लेबर लगाते हो वहां पे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वीट जो है वो सर्दियों में होती है, ठीक है, वीट सर्दियों में होती है, उसको जब आप काटने का टाइम आता है उससे पहले मेच्योर टाइम में आपको पता है धूप अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा आप आइडिया भी तो लगाओगे यार, आप एक एग्रीकल्चरल देश में रहते हो, तो आपको अगर फसलों के बारे में नहीं पता तो फिर फॉरेन से तो कोई आया नहीं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फूड ग्रेन्स पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं मिलेट्स। मिलेट्स के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। मिलेट्स में क्या क्या आ जाता है, मतलब कोर्स फूड ग्रेन इनको बोलते हैं, जैसे ज्वार आ गया, ठीक है, मेन जो आ गया ज्वार, बाजरा, ठीक है, और रागी, ठीक है, ज्वार बाजरा रागी, ये सारे मेन जो हमारे मिलेट्स में आ जाते हैं, कोर्स सीरियल्स में आ जाते हैं, ठीक है आपके। इनको हम न्यूट्रिशिया मिलेट्स या न्यूट्रिशिया सीरियल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा पता, ज्वार बाजरा हो गया, रागी हो गया, ठीक है। इंडिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का वर्ल्ड में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मिलेट्स की सबसे बड़ी क्वालिटी जो है, मिलेट्स जो है शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, 3-4 मंथ में ही ये प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये अगर कोई लेस फर्टाइल सॉइल है उसमें भी हो जाएंगे, अगर बारिशें नहीं मिली तो भी हो जाएंगे, सैंडी सॉइल है कोई उसमें भी हो जाएंगे। तो मतलब इसका फीचर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कंडीशंस आपकी अप्रोप्रिएट नहीं भी हैं, इन अप्रोप्रिएट कंडीशंस में भी आपका मिलेट्स जो है वो ग्रो हो जाता है, और इसका फोडर की तौर पे भी अच्छा खासा यूज होता है, ये आपको याद रखना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर था फॉर मिलेट, इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट, आपको याद रखना, ठीक है। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं, पूरे इनकी मिलेट्स की बात करूं, कोर्स ग्रेन्स की, मिलेट्स को हम बेसिकली कोर्स क्या बोलते हैं, कोर्स सीरियल्स की बात करते हैं, या टोटल न्यूट्रिशन की बात करें, ठीक है, उसमें अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो ओवरऑल सबसे पहले नंबर पे वी हैव राजस्थान। क्या है पहले नंबर पे? राजस्थान है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वी हैव कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। और तीसरे नंबर पे वी हैव मध्य प्रदेश, ठीक है, तीसरे नंबर पे मध्य। अब डिफरेंट में अलग अलग होगा, मतलब ज्वार में अलग होगा, बाजरा में अलग होगा, रागी में अलग होगा, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान जो है, राजस्थान एट प्रेजेंटली जो है ये 9.5 मिलियन टन जो है वो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, कोर्स सीरियल को 9.45 मिलियन टन, जिसको हम परसेंटेज में बात करें तो 14.78% जो है पूरे इंडिया की जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से हो रही है, इन कोर्स ग्रेन्स की राजस्थान से हो रही है, ठीक है। सर हम क्या पढ़ रहे हैं? सर हम मिलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मिलेट्स जो है आपके कोर्स सीरियल्स हैं, ज्वार बाजरा रागी। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, 3-4 महीने में प्रिपेयर हो जाते हैं। लेस फर्टाइल सॉइल है उसमें प्रिपेयर हो जाते हैं, सैंडी सॉइल है उसमें प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर मान लो आपकी वेदर कंडीशन सूटेबल नहीं है तब भी आपकी ग्रो हो जाती है। और 2023 जो हमारा ईयर है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी डिक्लेयर किया था हमने। और बेसिकली अगर मैं इसकी प्रोडक्शन की बात करूँ, कोर्स सीरियल या न्यूट्री यही मिलेट्स की प्रोडक्शन की, तो राजस्थान टॉप में आता है ओवरऑल में, ठीक है। बट अब मिलेट्स में डिफरेंट है ना, मिलेट्स के अंदर भी है ज्वार भी है, ठीक है, ज्वार भी है जिसको हम सोरगुम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरगुम, ठीक है, ज्वार जिसको हम सोरगुम कहते हैं, ठीक है। ये सेमी एरिड एरियाज में भी ग्रो हो जाती है। ये नॉर्दर्न इंडिया में जो हमारा ज्वार है ना, सोरगुम, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। मिलेट्स का हमने देख लिया। जो हमारा नॉर्थ इंडिया है ना, उसमें हम इसको एज अ खरीफ क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है। बट जो हमारा सदर्न इंडिया है, साउथ वाला एरिया, उसको हम एज अ रबी क्रॉप जो है सदर्न इंडिया में इसको ग्रो करते हैं, ठीक है।
टेम्परेचर अच्छा खासा 26 से 35 डिग्री सेल्सियस में, रेनफॉल कम भी होगा, 30 से 60 सेंटीमीटर भी सिर्फ रेनफॉल है, ज्वार तभी भी ग्रो हो जाता है। मिलेट्स का यही तो फायदा है, अगर कंडीशंस एप्रोप्रिएट नहीं है तो भी ग्रो हो जाता है। मिलेट्स की प्रोडक्शन में टॉप में है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र इज इन द टॉप प्रोडक्शन ऑफ ज्वार। ठीक है, किसकी बात करूँ मैं? ज्वार की, सॉर्गम की प्रोडक्शन में महाराष्ट्र टॉप में है। 40% जो है वो महाराष्ट्र ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वही है बाजरा। हमारे पास बाजरा भी है जो आप चारा भी एज अ यूज़ करते हो। ठीक है, जिसको बुल रश मिलेट भी कहते हैं, बुल रश मिलेट भी कहते हैं। ठीक है, किसको? बाजरा को। बाजरा जो है सेकंड इंपॉर्टेंट मिलेट आफ्टर ज्वार। इसमें भी 40 से 50 मतलब कम ही रेनफॉल में ग्रो हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनका एवरेज रहता है। ठीक है, और ये भी सैंडी सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, रेड सॉइल हो, कहीं भी ग्रो हो जाएगा। बट राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन स्टेट इन द केस ऑफ बाजरा। ठीक है, पहले नंबर राजस्थान, देन यूपी, देन हरियाणा आता है। राजस्थान 38% जो है, अप्रॉक्सीमेट 38 से 40% जो है बाजरा में कंट्रीब्यूशन जो है राजस्थान की भी है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं रागी की बात करूं, किसकी बात करूं? रागी। तो रागी भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। बट अगर 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो तो ये तब भी काम कर जाएगा। ये भी एक तरह की रेनफेड क्रॉप, ये सारी रेनफेड में ही आती हैं अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, और अगर इसमें बात करें तो ज़्यादातर जो है कर्नाटका जो है इसमें आगे कर रहा है। ठीक है, रागी में। ठीक है, ज़्यादातर एरिया जो है यहाँ पे ग्रो होती है कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। ठीक है, दिस इज क्लियर। बस इतना ही आपको फूड ग्रेन्स के बारे में देखना। जो हमने पहली कैटेगरी देखी थी फूड ग्रेन्स, उसके बारे में इतना था। बट एक पल्सीज उसमें रह गए हैं, पल्सीज को कवर करेंगे। देन पल्सीज के बाद हमारे पास फिर हम चलेंगे दूसरी कैश क्रॉप्स वगैरह, ऑयल सीड्स वगैरह, उसको कवर करते हैं। पल्सेस की बात करें, देखो सबसे पहली बात, जो पल्सेस होते हैं इनको बोलते हैं लिगुमिनियस क्रॉप। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं इनको? लिगुमिनियस क्रॉप। ठीक है, मोस्टली जो पल्सेस है आपकी लिगुमिनियस क्रॉप होती हैं। अब लिगुमिनियस क्या होते हैं? लिगुमिनियस वो प्लांट्स होते हैं जो पी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पहली बात तो पी फैमिली, जिसको लिगुमिनियस फैमिली कहते हैं, उससे बिलोंग करते हैं। इनके रूट्स में ना बेसिकली इनके जो रूट्स होते हैं उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या उसको क्या नाम है? राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? राइजोबियम। ये क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स कर लेता है। राइजोबियम जो है आपने पढ़ा होगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स कर लेता है। ठीक है, तो इनको इजीली नाइट्रोजन जो है मिल जाती है और ये अच्छे से ग्रो करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोटीन का रिच सोर्स है हमारे पल्सेस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पल्सेस जो हैं वो प्रोटीन का रिच सोर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब पल्सेस बहुत सारी हैं, ग्राम है, तुर की दाल है जिसको अरहर कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन उड़द है, ठीक है, ब्लैक मूंग जिसे कहते हैं। ठीक है, उड़द की बात, फिर मूंग की दाल है, ग्रीन ग्राम जिसे कहते हैं, मसूर है, लेंटिन जिसे कहते हैं, कुल्थी है, हॉर्स ग्राम जिसे कहते हैं, मटर है। ये सारी आपकी क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो होती हैं। हम अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया जो है प्रोडक्शन में भी, वर्ल्ड में अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो भी हम फर्स्ट नंबर पे हैं पल्सेस में, टोटल पल्सेस में फर्स्ट नंबर पे हैं। और अगर हम कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन में भी हम फर्स्ट नंबर पे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडिया प्रोडक्शन में 25% जो ग्लोबल आउटपुट है ना, ग्लोबल प्रोडक्शन है, उसमें हम इंडिया कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन में। और कंजम्पशन में 27, पॉपुलेशन भी तो ठीक ठाक है, 27% जो है ग्लोबल कंजम्पशन जो है हम करते हैं। ठीक है, किसकी? अब टोटल पल्सेस का मैंने ओवरऑल बता दिया। अब ओवरऑल पल्सेस में टॉप में कौन है प्रोडक्शन में? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है प्रोडक्शन के मामले में मध्य प्रदेश का कोई साथी नहीं है। बट महाराष्ट्र अब इसके आसपास आ गया है, तो आने वाले टाइम में क्या पता, हो सकता है कभी महाराष्ट्र भी क्रॉस करे। देन वी हैव राजस्थान। तो एट प्रेजेंटली अगर बात करें पल्सेस की, सबसे ज़्यादा टोटल ओवरऑल पल्सेस की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो मध्य प्रदेश में हो रही है। 20% जो है प्रोडक्शन जो है 20.4% यहाँ पर हो रही है, और 19.63% जो है वो कहाँ पर हो रही है? महाराष्ट्र में हो रही है। ये मैं आपको टेबल शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आप बस टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये था पल्सेस का ओवरऑल सिनेरियो जो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो अब पल्सेस में बहुत है ना, वही आप देखो, तुर की दाल होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अरहर। ठीक है, अरहर, इससे क्वेश्चन आ सकता है। देन वी हैव, उसके सबसे इंपॉर्टेंट दो मैंने बताया, एक तुर पूछ सकता हो, ग्राम पूछ सकता है। ठीक है, ग्राम। ठीक है, और उसको छोड़ के और भी तो होती है, जैसे उड़द भी होती है। ठीक है, उड़द को ब्लैक ग्राम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, उड़द की दाल होती है। देन वी हैव मूंग की दाल होती है, मूंग की ग्रीन कलर वाली, ग्रीन ग्राम जिसे कहते हैं। फिर हम मसूर की दाल जिसको लेंटिन कहते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है मैच द फॉलोइंग, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर कुल्थी भी होती है। ठीक है, बट अब आपको नहीं, आपको दो मेन के बारे में तो पता होना चाहिए, तुर और ग्राम की प्रोडक्शन में टॉप में कौन है ये पता होना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पल्सेस में ये है, तुर और ग्राम। इसमें देखो, जो तुर की दाल है ना उसमें टॉप है महाराष्ट्र। तुर की दाल में सबसे ऊपर कौन है? महाराष्ट्र, ये याद कर लेना। ठीक है, महाराष्ट्र तुर की दाल में ऊपर है। उसके बाद देन वी हैव कर्नाटका। महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर पे कर्नाटका आता है। ठीक है, किसकी? तुर की दाल में। बट अगर मैं ग्राम की बात करूं, ग्राम में भी महाराष्ट्र है टॉप में, बट दूसरे नंबर पे यहाँ पे मध्य प्रदेश आता है। क्या आता है? मध्य प्रदेश में। और तीसरे नंबर पे राजस्थान आता है। ठीक है, राजस्थान में। यहाँ पर तुर में जो है तीसरे नंबर पर जो है वो आता है झारखंड। क्या आता है? झारखंड। ठीक है, तो ये आपने देख लेना था पल्सेस के बारे में। बस इतना ही कवर करेंगे हम, पल्सेस में और ज़्यादा नहीं जा रहे। ठीक है,
सर हमने क्या जो अभी तक पढ़ा इसको एक बार जो जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, इसको रिवाइज करेंगे, फिर हम जो है अपने सेकंड टॉपिक में शिफ्ट करेंगे। जैसे ऑयल सीड्स में इंपॉर्टेंट क्या है उसको देखेंगे, देन वी हैव उसके हम कैश क्रॉप्स करेंगे, प्लांटेशन क्रॉप, वहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज किसकी प्रोडक्शन में चाहिए। फिर शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है पेपर में, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने बात करी चावल की। चावल जो है 40% जो है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का वो चावल से होता है। ये क्लेई लोमी एलोवियल सॉइल जो है कहीं पर भी ग्रो हो सकता है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर चाहिए। हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है। अच्छा खासा अगर इसमें पानी आपको चाहिए होता है, क्योंकि आपको पता है बारिश में पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, इसको ग्रो करने के लिए। सेकेंड जो अगर रेनफॉल की बात करूँ तो रेनफॉल जो है वो आपका अगर 150 सेंटीमीटर आपका रेनफॉल है तो वो भी ठीक है। इंडिया ने रिसेंटली जो है सरपास कर दिया है चाइना को सरपास कर दिया है इसकी प्रोडक्शन में, ठीक है। इंडिया ने किसको सरपास कर दिया? चाइना को। किसकी प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन ऑफ चावल की प्रोडक्शन में, ठीक है। इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया, ठीक है। थोड़ा ध्यान भटक जाता है यार, ऊपर काम भी लगा हुआ है घर पे तो वो थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा जो है अमन अस बोरो जो है ये चावल की वैरायटी है, यहाँ पे ग्रो होती हैं। फिर रत्ना हो गया, IR8 हो गया, जमुना, बासमती, कृष्णा, ये सारी जो है ये भी किसकी चावल की वैरायटी है, ठीक है। यूपी टॉप है चावल की प्रोडक्शन में। देन अगर हम मूव करें वीट की प्रोडक्शन में, वीट एक जो है कूल एरिया चाहिए, मेच्योरिटी के टाइम में सनशाइन चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लोमी और ब्लैक साइल इसकी कल्टीवेशन के लिए ठीक है, और यूपी जो है इसमें भी टॉप है, ठीक है। मक्का की बात करें, मक्का में इसको एज अ खरीफ क्रॉप नॉर्दर्न इंडिया में, तमिलनाडु में इसको रबी क्रॉप भी ग्रो किया जाता है, और इसमें मध्य प्रदेश जो है टॉप है, ठीक है। बाकी मैंने बताया इसको मिनिमम ही चाहिए आपका वो बारिशें 50 से 100, ठीक है। वीट से ज़्यादा चाहिए बट चावल से कम चाहिए, ठीक है। ये कोई रेन फेड क्रॉप है, कोई वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है। फिर मिलेट्स के बारे में हमने अच्छे खासे से पढ़ा। मिलेट्स का सबसे बड़ा फायदा ये कि मिलेट्स जो है इंडिया एक तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, दूसरा ये न्यूट्रिशियस क्रॉप, इसमें अच्छी न्यूट्रिशन मिल जाती है हमें, और 3 से 4 महीने में प्रिपेयर हो जाती है। लेस फर्टाइल सॉइल में, सैंडी सॉइल में भी हो जाती है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट हमने डिक्लेयर किया था। फिर इसमें हमने बताया टॉप में राजस्थान है, बट हमने फिर इंडिविजुअल देखी, ज्वार, बाजरा, रागी। फिर हमने पल्सिस के बारे में देखा कि मध्य प्रदेश पल्सी में टॉप है। फिर और तुर की दाल जो है हमारी, और जो ग्राम की दाल है उसके बारे में देखा। अगर मैं लास्ट में जाते जाते ओवरऑल टोटल फूड ग्रेन की बात करूं, टोटल फूड ग्रेन में पूरा फूड ग्रेन जो हमने अभी तक पढ़ा, इसमें अगर मैं फूड ग्रेन में बात करूं तो इस टोटल फूड ग्रेन में सबसे टॉप में यूपी आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वी है मध्य प्रदेश, एंड तीसरे नंबर पंजाब। इसमें सब आ जाती हैं, दालें, शालें, मक्का शक्का सबको मिला के। तो अगर टोटल फूड ग्रेन की बात करूं तो यूपी सबसे ऊपर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर और पंजाब तीसरे नंबर पर। दिस इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, फूड ग्रेन आपका क्लियर। अब देखो जो ऑयल सीड्स है ना, ऑयल सीड से आपको ज्यादा पेपर में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो अब उसमें मैं इतना ज्यादा नहीं जाऊंगा। अगर मैं आपको बात करूं ऑयल सीड की, तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ऑयल सीड्स का वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का वर्ल्ड में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन की बात करूं, पूरे ऑयल सीड में सब कुछ आ जाते हैं। ग्राउंड नट आ गया, रेप सीड आ गया, मस्टर्ड आ गया, सोयाबीन आ गया, सनफ्लावर का तेल तो डिफरेंट तरह का है ना, ग्राउंड नट का तेल है, रेप सीड का, मस्टर्ड का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सनफ्लावर। इसमें जो टोटल अगर मैं बात करूं टोटल ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन में सबसे आगे जो स्टेट है दैट इज राजस्थान। कौन सी स्टेट है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक है। सर आप 3 स्टेट क्यों बता रहे हैं? आपको टॉप के एक स्टेट बता भाई। अब कंफ्यूजन में मैच द फॉलोइंग में डाल गया तो क्या करोगे, या लगाने के लिए बोल गया कि रैंक के हिसाब से लगाओ तो कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको 2-3 तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए ना। तो टोटल ऑयल सीड्स में राजस्थान जो है टॉप में है, ठीक है। अब ऑयल सीड्स में इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल सीड है दैट इज ग्राउंड नट, ठीक है। ग्राउंड नट जो है, ग्राउंड नेट के लिए एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं इसी को पढ़ाऊंगा और मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। ग्राउंड नेट जो है, इसको टेम्परेचर जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसके लिए ठीक है। रेनफॉल इसमें वही वीट की तरह 50 से 75 सेंटीमीटर अगर इसको बारिशें मिली, ठीक है। बट फ्रॉस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा सूखा पड़ेगा तो भी ग्रो नहीं होगी। ये जो है सैंडी सॉइल में भी हो जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। सैंडी में भी हो जाती है, लोमी में भी हो जाती है, ठीक है। येलो सॉइल जो होती है आपकी, ब्लैक जो आपकी कॉटन सॉइल है उसमें भी हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। इंडिया की बात करूं, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, सेकंड है आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे है किसमें? ग्राउंड नेट की प्रोडक्शन में। ये आपने देखना है, ठीक है। ग्राउंड नेट के बारे में इतना याद रखना है। और टॉप कौन प्रोड्यूस करता है इंडिया में ग्राउंड नेट? जी से ग्राउंड नेट, जी से गुजरात याद कर लो, ठीक है। गुजरात जो है वो टॉप है इसकी प्रोडक्शन में, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। देखो ऑयल सीड्स में आपने बस इतना ही देखना, आप सारे ऑयल सीड्स आप याद नहीं रख सकते। मैं आपके साथ जो
शेयर करूंगा पीडीएफ, उसमें आप बाकी भी देख लेना कौन सी की, जैसे मस्टर्ड में बात करें, ठीक है, मस्टर्ड की बात करें, मस्टर्ड में टॉप में, मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है ना, मस्टर्ड में टॉप में, मस्टर्ड में राजस्थान है, ठीक है, दूसरे नंबर पे यूपी आता है, ठीक है। अगर मैं सोयाबीन की बात करूं, सोयाबीन में पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, कौन सा है, महाराष्ट्र, ठीक है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। सनफ्लावर में इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, सनफ्लावर में पहले नंबर पे कर्नाटका है, क्या है, कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है, सनफ्लावर कर्नाटका, दूसरे नंबर पे हरियाणा है, हरियाणा, ठीक है। और टोटल ऑयल सीड भी मैंने आपको बता दिया। आई थिंक आपको इस चीज में कोई दिक्कत, मैंने आपको ये बोला, अगर मैं ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन की बात करूं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। बट अगर हम ओवरऑल सभी ऑयल सीड्स को मिला के टोटल ऑयल सीड्स की बात करें, तो इंडिया में जो स्टेट है जो सबसे ज्यादा ऑयल सीड प्रोड्यूस करती है वो है राजस्थान। अब कर सकते हैं ग्राउंड नेट भी थोड़ा कर रहा है, थोड़ा रैप सीड्स भी कर रहा है, थोड़ा सोयाबीन भी कर रहा है, थोड़ा सनफ्लावर भी। अगर मैं ग्राउंड नेट की बात करूं, ग्राउंड नेट जो है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर, 50 से 75 मतलब वीट वाली कंडीशन, ठीक है। और इंडिया ग्राउंड नेट की प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना। और गुजरात जो है ग्राउंड नेट में, गुजरात, मस्टर्ड में राजस्थान, सरसों राजस्थान याद कर लो, सोयाबीन जो है महाराष्ट्र, और सनफ्लावर जो है कर्नाटका, सनफ्लावर कर्नाटका से याद कर लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था अबाउट द ऑयल सीड्स। भाई यही तो है ये टॉपिक। अब आप बोलोगे सर इतना याद कैसे करना है, भाई इस लेक्चर को एक दो बार सुन लेना, मैं एश्योरेंस के साथ कहता हूँ दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी आपकी, ठीक है, दिमाग में बैठनी भी चाहिए, अगर नहीं बैठेंगे तो कोई फिर गड़बड़ है। अब हम चलते हैं जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैश क्रॉप्स। यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आता है, कैश क्रॉप जो हमारी कमर्शियल क्रॉप है। कैश क्रॉप में सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है डेट इज शुगर केन, गन्ना, ठीक है, गन्ने से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहली बात, गन्ना जो है बैम्बू फैमिली प्लांट से बिलोंग करता है और इंडिया का इंडिजीनियस है गन्ना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप, आपको पेपर में आएगा इनमें से कौन सी क्रॉप जो है बहुत पानी चाहिए जिसको, तो उसमें गन्ना होगा तो गन्ने पे मार्क कर देंगे। ये एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और इसका बहुत सारे यूज है गन्ने का, देखो गुड़ बनाने में, ठीक है, चीनी बनाने में, अल्कोहल की प्रोडक्शन में, इवन इथेनॉल जो है आपके उसकी प्रोडक्शन में भी यूज हो रहा है, मतलब एक तरह का पेट्रोलियम का प्रोडक्ट भी आपका गन्ना, तो गन्ना का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। अब अगर आपको ये पेपर में आए कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको काफी टाइम लग जाता है मैच्योर होने में, वो भी गन्ना है। इसको मतलब कम से कम 15-10 अप्रॉक्सीमेट आप लगाओ, 10 महीने से ऊपर ही टाइम लगता है, 15 महीने, इवन 18 महीने भी कई बार लग जाते हैं इसको ग्रो करने में, ठीक, इसको गन्ने को ग्रो करने में। टेम्परेचर इसमें भी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसको चाहिए ग्रो करने में, ठीक है। और रेनफॉल इसका 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में इसको रेनफॉल चाहिए, ठीक है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अगर जो है अगर ज्यादा बारिश भी होगी ना, मतलब जब ये मेच्योर, एक बार गन्ना जब मेच्योर नहीं हो तब बारिशें चले, बट अगर गन्ना मेच्योर हो गया उसके बाद बहुत ज्यादा बारिशें हो जाएंगी ना, तो उसमें जो है उसका नुकसान है, क्या, शुगर कंटेंट कम हो जाता है। क्या हो जाता है, शुगर कंटेंट। भाई स्टेटमेंट बनाने के लिए ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं। अगर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के टाइम में हैवी रेनफॉल हो जाए, हैवी रेन, यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं, फिर तुम बोलते हो सर ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, कहाँ से आया। तो हैवी रेनफॉल अगर मैच्योरिटी के टाइम में, जब गन्ना मैच्योर हो गया उस टाइम पे अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाएगी, तो इसका नुकसान ये है कि शुगर कंटेंट जो है गन्ने में लो हो जाता है, ठीक है। इंडिया जो है वो सेकंड रैंक में आता है शुगर केन की प्रोडक्शन में आफ्टर ब्राजील, ठीक है। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया जो है वो सेकंड रैंक पे है, कौन से रैंक पे है, सेकंड में, आफ्टर किसके बाद, ब्राजील के बाद, किसके बाद, ब्राजील के बाद। तो ये भी आपने याद रखना, ठीक है। और गन्ने का, अब तो गन्ने का टाइम है, गन्ने का इथेनॉल प्रोडक्शन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। गन्ना कोई एक जगह में प्रोड्यूस नहीं होता, इंडिया का जो ऊपर जो गंगेटिक रीजन है ना, यूपी का, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यहाँ पर भी हो रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल रीजन है वहां पर भी गन्ना काफी जगह पैदा हो रहा है, ठीक है। कोस्टल रीजन में भी खास तौर पर गन्ना अच्छा खासा पैदा हो रहा है। अगर इंडिया में, इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है यूपी में, ठीक है। यूपी का कोई मुकाबला ही नहीं है, 220 मिलियन टन जो है गन्ना प्रोड्यूस होता है, मतलब देश का 48% गन्ना तो यूपी में ही प्रोड्यूस हो रहा है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड नंबर पे गन्ना कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, महाराष्ट्र में। और तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कर्नाटका में 10% के अराउंड गन्ना प्रोड्यूस होता है, महाराष्ट्र में 24% के अराउंड गन्ना प्रोड्यूस, सबसे ज्यादा यूपी जो है, मतलब हाफ ऑफ द गन्ना जो है यूपी में ही प्रोड्यूस हो रहा है। ये तो फैक्ट याद कर लेना। ऐसा क्वेश्चन देखो ऐसे ही तो बनाएगा, कई बार परसेंटेज में क्वेश्चन बनाना हो ना, इसी तरह से क्वेश्चन बना, फिर तुम हो जाते हो पागल, तुम्हें समझ ही नहीं आता क्वेश्चन कहां से आ गया। आपको बोलेगा कि अप्रोक्सीमेट हाफ ऑफ द शुगर केन प्रोडक्शन इज फ्रॉम यूपी, फिर तुम पेपर में बोलोगे सर जेकेएसएसबी ने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिए, अब यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, जेकेएसएसबी अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बनाए तो हम कोई बेवकूफ है, हमें नहीं पढ़ाना आता क्या, या हमें पढ़ना नहीं आता। भाई वो भी तो सेट करने वाला जो होगा, तो हम भी तो पढ़ के ही यहाँ पहुंचे यार, डोंट वरी, हमें भी पता है कैसे
जो किसी को कैसे समझना है, किस बोर्ड को कैसे समझना है, उसको कैसे वहां से चीजें निकालनी है, वो हमें भी थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, हम पढ़ लेंगे। अब सबसे पहले और क्या है, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब इसके बाद दो तीन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से, एक तो तंबाकू को देख लेते हैं, ठीक हो। तंबाकू जो है, देखो सबसे पहली बात, तंबाकू जो है इंडिया का खुद की प्रोडक्शन है। तंबाकू को इंट्रोड्यूस किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था ऐसे पूछ सकता है। इसको इंट्रोड्यूस किया था पुर्तगीज ने, ठीक है। ये सारी हम कैश क्रॉप्स पढ़ रहे हैं। पुर्तगीज ने तंबाकू को इंट्रोड्यूस किया था 1500 की, जब मतलब वो जब आए थे 1508 के अराउंड, ठीक है। इन्होंने इधर लाया था। अब तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, सिगार सब कुछ बनता है, आपको तंबाकू से पता है। इसमें जो है, इसमें टेम्परेचर जो है आपका 20 से 40 डिग्री के अराउंड, और 50 से 100 सेंटीमीटर इसमें रेनफॉल चाहिए। ये नहीं पूछेगा तंबाकू के बारे में, ठीक है। इंडिया प्रोडक्शन के हिसाब में सेकंड नंबर पे आता है। इंडिया आता है सेकंड नंबर पे तंबाकू प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना, ठीक है। ये याद करना है, चाइना का इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। और इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुजरात है। तंबाकू का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गुजरात है, और सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। 50% तो अप्रोक्सीमेटली गुजरात में ही प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तंबाकू के बारे में कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब जो क्रॉप आ रही है वो इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉटन। जैसे शुगर केन इंपॉर्टेंट है, शुगर केन के लिए वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और बहुत समय लगता है उसको बनने में। ये दो फैक्ट तो रट लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। सेकंड इज कॉटन। कॉटन आपको पता है इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है, ठीक है, आपको पता है। अब कॉटन के फीचर्स अच्छे से पता होना चाहिए। कॉटन जो है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया दोनों में ग्रो हो जाता है। 21 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए ठीक है, इसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस से कम चला गया ना, तो इसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। तो अगर 20 डिग्री सेल्सियस से, यहीं से क्वेश्चन बनता है, 20 डिग्री सेल्सियस से कम अगर हो जाएगा इसका टेम्परेचर जो है, तो ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगी, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट बना दे, इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। एक ही आपको याद रखना है। और इसको 200 जो है फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, मतलब एन वैन नहीं पढ़ना चाहिए, फ्रॉस्ट एंड हेलस्टॉर्म फ्री डेज चाहिए, ठीक है। हेलस्टॉर्म फ्री, बस 200 या 200 ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट याद कर लो। 200 डेज मतलब 200 भी ऐसे आएगा पेपर में। तो जो है हेल फ्री स्टॉर्म फ्री डेज चाहिए, ठीक है। और क्लियर स्काई चाहिए। तो अगर क्लियर स्काई अगर होगा, ओले वोले नहीं पड़ेंगे, क्लियर स्काई, ठीक है। स्काई क्लियर चाहिए और ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसका रेनफॉल कितना चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर, मतलब मक्की वाला 50 से 100 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए, ठीक है। और इसको मेच्योर होने में 6 से 8 मंथ लग जाते हैं, इसको मेच्योर होने में, ठीक है। और हार्वेस्टिंग और डिफरेंट कंडीशन में अलग। बेस्ट सॉइल इसके लिए आपको होता है ब्लैक सॉइल। कॉटन नीचे वाले एरिया में सबसे ज्यादा ग्लो होता है, ब्लैक सॉइल इसके लिए बेस्ट सॉइल है, ठीक है। ब्लैक सॉइल है, बट ऐसा नहीं है, ये एलुवियल में भी ग्रो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। बट ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट सॉइल, बेस्ट में ब्लैक है। ऐसे तो रेड और लेटरेट सॉइल में भी ग्रो हो जाता है, बट आपको ये याद रखना है ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर द कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है। अब देयर आर एक और इंपॉर्टेंट कॉटन के बारे में फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि कॉटन में एग्जाम में क्वेश्चन है। देखो, वी हैव एक कॉटन की टाइप्स हैं। एक होता है लॉन्ग स्टेपल कॉटन। क्या होता है, लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ठीक है। कॉटन की टाइप्स हैं ये। दूसरा होता है मीडियम, मतलब इसके धागा किस हिसाब से है, मीडियम स्टेपल कॉटन, ठीक है, स्टेपल कॉटन। और तीसरा हमारा आ जाता है शॉर्ट स्टेपल कॉटन, ठीक है, शॉर्ट स्टेपल कॉटन। जस्ट आपको मैच द फॉलोइंग में इसका आ गया ना कि कौन सा कितने से कितने के बीच में, वो आपको पता है। ये जो है लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है वो 24 से 27 mm के बीच में होता है, 27 mm, ये मतलब मान जाता है सुपीरियर क्वालिटी का। तो इसमें हम 50% जो है टोटल प्रोडक्शन, हम इसमें देश में जो प्रोडक्शन, उसमें 50% हमारी प्रोडक्शन लॉन्ग स्टेपल कॉटन में ही होती है। फिर दूसरा आ जाता है 20 से 40 वाला, 20 से 40 mm वाला, कितना, 20 से 40, इसको बोलते हैं मीडियम एम वाला। इसके हम अप्रॉक्सीमेट 40%, 44% के अराउंड जो है हम जो है मीडियम स्टेपल कॉटन इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा आ जाता है शॉर्ट स्टेपल। शॉर्ट स्टेपल होता है जो लेस देन 20 mm होगा, ठीक है, 20 mm से कम हो, तो 6% अप्रॉक्सीमेट हमारी प्रोडक्शन इसकी भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉटन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इंडिया की अगर मैं प्रोडक्शन के हिसाब से बात करूं, इंडिया की प्रोडक्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोडक्शन जो है, इंडिया में कॉटन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है, तो सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेट जो है जो इंडिया में कॉटन की प्रोडक्शन करी है, देखो महाराष्ट्र और गुजरात में इसमें थोड़ा इशू रहता है, कभी महाराष्ट्र ऊपर हो जाता है, कभी गुजरात का। तो जो तो इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, ये थोड़ा इसमें दिक्कत रहेगा पेपर तक, ठीक है। इसमें एक बार लास्ट में पेपर जाने से पहले भी देख लेना। इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है महाराष्ट्र ऊपर है, ठीक है, महाराष्ट्र ऊपर है। दूसरे नंबर देखो महाराष्ट्र गुजरात में, अभी बता देता हूँ फर्क ही कितना है, तो आप कंफ्यूज क्यों ना होगे, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। और तेलंगाना तीसरे नंबर पे। कैसे, महाराष्ट्र जो है ना वो 24.8%, जो पूरी प्रोडक्शन उसका 24.8% महाराष्ट्र में होता है। गुजरात में 24.08% है, ठीक है, पूरी प्रोडक्शन का। और तेलंगाना में 19.47%। अब देखो ना इन दोनों में फर्क ही कितना है यार, तो कभी भी कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है ना। बट जो हमारे पास लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है वो बोलता है महाराष्ट्र 24.8। अब तुम्हारी बुक गुजरात भी बोलेगी यहाँ पे, फिर तुम बोलोगे सर हमें वहां पर किसी ने पढ़ाया था कॉटन, इसलिए मैं
सोर्स भी बता रहा हूँ और पीडीएफ भी शेयर कर, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स उठाओ ना, सबसे बड़ी गड़बड़ी यही होती है बच्चों का, यही आता है कि सर वहां पर ये पढ़ा था, आप तुम भी कंफ्यूज होते हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग में चीजें लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। अब कॉटन के बारे में वी हैव बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी कॉटन क्या है, एक हमने वैरायटी बनाई है, हाइब्रिडाइज्ड वैरायटी बनाई है कॉटन की, जिसको बोलते हैं बीटी कॉटन। इस बीटी की फुल फॉर्म, बीटी कॉटन में बीटी क्या, ये पूछ लेता है, इसको बोलते हैं बैसिलस थुरेंजिनेसिस। क्या बोलते हैं? थुरेंजिनेसिस, ठीक है, इसको याद कर लेना। ये एक बैक्टीरियम है, ठीक है, बैक्टीरियम है बेसिकली, जिसको हमने यूज किया है बीटी कॉटन को बनाने के लिए। क्यों? इसका क्या, देखो सबसे पहली बात, अब होता क्या है कि बीटी कॉटन को जो है इसको पेस्ट लग जाते थे, पेस्ट इसको खराब कर देते थे, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए हमने एक कॉटन बनाया है जो बेसिकली ये बैसिलस थुरेंजिसिस है, ये एक बैक्टीरिया जो कॉटन को, एक पेस्ट मतलब समझ लो, जो कॉटन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये जो बीटी कॉटन हमने बताया ना, तो जो बीटी कॉटन है वो इसके अगेंस्ट, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी फंक्शन कर सकता है, कॉटन इतना जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। तो ये हायर कॉटन की ये जो हमारी वैरायटी उगाते हैं, जो इसमें ज्यादा कॉटन की यील्ड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसमें हमें इंसेक्टिसाइड भी काम यूज करना पड़ता है, ठीक है, और प्रॉफिट भी ज्यादा है फॉर्म में। तो बीटी कॉटन के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इंडिया जो है, इंडिया का लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है। इंडिया, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, इंडिया का लार्जेस्ट एरिया है, इंडिया का लार्जेस्ट एरिया वाइज हम सबसे बड़ा एरिया है अंडर कॉटन कल्टीवेशन, बट प्रोडक्शन वाइज हम सेकंड नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे चाइना और यूएसए, ठीक है। तो प्रोडक्शन में हम सेकंड नंबर पे आते हैं, बट अगर हम बात करें उसकी एरिया वाइज, तो एरिया वाइज हमारा सबसे बड़ा एरिया जो है अंडर कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है। दिस इज क्लियर? कोई थोड़ा रिवाइज कर लें ऊपर, दिमाग से निकल ही गया, कैश क्रॉप से रिवाइज कर दो, बाकी पीछे तो हो गया। सबसे पहली कैश क्रॉप्स हमने देखी शुगर केन। शुगर केन के बारे में जो 2-3 स्टेटमेंट्स बनाएगा, वो ये बताएगा कि शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है। इसमें 15 से 18 महीने लग जाते हैं इसको ग्रो होने में। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 75 से 70 सेंटीमीटर जो है बारिशें। शुगर कंटेंट लो हो जाएगा अगर मेच्योरिटी के टाइम में बारिशें अच्छी खासी होगी। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील। यूपी इंडिया में सबसे ऊपर, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तंबाकू को पुर्तगीज ने इंडिया में लाया, इंडिया का अपना नहीं है। सेकंड आफ्टर चाइना प्रोडक्शन में गुजरात इसमें टॉप है। कॉटन में अगर हम बात करें 21 से 30, और कॉटन की सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैक सॉइल इसके बेस्ट है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। 200 फ्रॉस्ट हेलस्टॉर्म फ्री डेज चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, 6 से 8 महीने इसको भी लग जाते हैं मेच्योर होने में। और इसमें हमने टाइप देखी, लॉन्ग स्टेबल कॉटन जो है वो कितने से कितने एमएम का होता है और वो कितने % है, ये अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है। उससे क्वालिटी कम, शॉर्ट वाली कम क्वालिटी होती है। फिर कॉटन में महाराष्ट्र और गुजरात में हमेशा वेरिएशन रहती है। तो अभी इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र, देन वी हैव बीटी कॉटन, भी हमने उसके बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। और क्या है कैश क्रॉप्स में, और हमें कॉटन के साथ साथ आपको पता है जूट भी, एक आधी कैश क्रॉप देखें, बस जूट ही देखें, उसके बाद हम चलेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स में, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। जूट जो है अफोर्डेबल पड़ता है, सस्ता पड़ता है, नेचुरल फाइबर, ठीक है। बट अब जूट के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। इसके भी 20 से 40 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है, बट जूट के लिए रेनफॉल अच्छा खासा रहे, 120 से 150 mm रेनफॉल चाहिए, और ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी चाहिए, 80 से 90 डिग्री जो है, ठीक है। और अगर मॉनसून से पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ प्री शावर हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा है इसके लिए। बाकी हम देखेंगे जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, मॉनसून प्री शावर क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। और इसके लिए सॉइल जो बेस्ट है वो एलुवियल सॉइल है, ठीक है। एलुवियल सॉइल और स्टैंडिंग वाटर हो, अगर एलुवियल सॉइल हो और स्टैंडिंग रुका हुआ पानी हो, तो ये बेस्ट है जूट की कल्टीवेशन। देखो जूट का जो मेन एरिया है ना, वो बांग्लादेश वाला एरिया ही है, ठीक है। तो वो अब जब आज़ादी से पहले, जब आपको पता है कि बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था, तो फिर तो बहुत ज़्यादा जूट प्रोडक्शन होती थी, बट उसके बाद तो कम होगी। तो इसका मतलब तब अगर बांग्लादेश था प्रोडक्शन में, तो इस टाइम में टॉप प्रोडक्शन इंडिया की स्टेट्स में क्या होगी? वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल को तो मुकाबला ही नहीं है, 80% जो जूट प्रोडक्शन वो वेस्ट बंगाल में, दूसरे नंबर पे उसके साथ ही असम, देन बिहार वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हमने जितने पहले हमने क्रॉप से स्टार्ट किया, जो भी अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो देखा, खरीफ राबी ज़ैद क्रॉप के बारे में समझा, फिर हमने फूड ग्रेन्स के क्रॉप के बारे में देखा, उनका डेटा भी देखा लेटेस्ट, देन हमने कैश क्रॉप्स को भी कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने पढ़ना है इसके बाद प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में। अगर आप अभी तक सेशन सुन रहे हो और अगर ये सेक्शन पढ़ने में मजा आ रहा है, चीजें समझ आ रही है और लग रहा है कि किसी ने मेहनत करी है, तो तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने में ज्यादा मेहनत नहीं है, तुम्हें एक बटन दबाना है। मेरे को तो ज्यादा मेहनत है तुम्हें पढ़ाने में, तुम्हें कोई मेहनत नहीं है, बट इतने लेटर मत करो। अगर तुम्हें पसंद आता है तो यू कैन सब्सक्राइब इट, और शेयर भी करा करो, दूसरों को रिकमेंड भी करा करो, ताकि जो मेरा ये इनिशिएटिव है, ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जो बेचारे पेड कोर्सेज नहीं ले सकते। मैं फ्रीली यूट्यूब में उनको पढ़ाने के लिए लॉन्च करके बैठा हूँ चैनल, ठीक है, यूट्यूब वाला। और तुम इसको अपने पास ही पकड़ के रखोगे तो कब पहुंचेगा उनके पास? तो मेरा सपना है यार कि जो भी बच्चे
पेड कोर्सेज बेचारे नहीं ले पा रहे हैं, उन तक मैं थोड़ा पढ़ाऊँ और उनके घर पे भी कोई नौकरी वोकरी लगे। बट तुमने खुद ही पकड़ के रखा हुआ है चैनल, तुम आगे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करते हो, क्या ही करना है, ठीक है। तो आप शेयर कर सकते हो। जोक्स अपार्ट, स्टार्ट करते हैं। देन वी हैव प्लांट, आज ये टॉपिक ख़त्म करना है मैंने, ठीक है। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट मेरा टॉपिक, अभी मैं एक आधी वीडियो में आपको बता भी दूंगा हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ने। इसके बाद आपकी जो डिमांड आ रही है, वेदर क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन जम्मू कश्मीर का कवर हो चुका है, हेरिटेज कल्चर ऑफ इंडिया जो है वो कवर हो चुका है, एक सेशन एक और लाना है, जेके ज्योग्राफी का पार्ट 2 लाना है। उसके बाद आप बोल रहे थे जेके इकोनॉमी और जम्मू कश्मीर करंट अफेयर, जो जो आप बोल रहे हैं टॉपिक में उसको नोटिस में ले रहा हूँ। अब धीरे धीरे एक एक दिन में एक ही सेशन आएगा, और एक कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में एक सेशन मैराथन प्लस एक एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, ये हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी तरह एडियम फ्रेज, एंटोनिम, साइनोनिम्स के, इंग्लिश का कंप्लीट मैराथन, कंप्यूटर का मैंने अपलोड किया हुआ ऑलरेडी 2 मैराथन सेशन, सब यूट्यूब में अवेलेबल है कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट में। इस टाइम मैराथन सेशन से बेस्ट सोर्स रिवीजन का कोई नहीं है, तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। अगर मैं प्लांटेशन क्रॉप की बात करूं, मैंने आपको पहले बताया प्लांटेशन क्रॉप जो होते हैं ना, इनको मतलब 3 से 5 साल लग सकते हैं। अगर आप आज इसको लगाओगे तो इसका रिटर्न 3 से 5 साल के बाद ही मिलेगा। बट इनका जो है आप 35 से 40 साल तक लगातार फायदा लेते रह सकते हो। इन क्रॉप्स को बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। इसमें आपके क्या आ जाते हैं, जैसे आपका चाय आ गया, देन आपका वी हैव कॉफी आ गया, ठीक है। कॉफी के बाद देन वी हैव रबड़ आ गया, ठीक है। देन वी हैव रबड़, ठीक है। देन वी हैव स्पाइसेस, ठीक है। देन वी हैव स्पाइसेस, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स में, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप की बात करूं, दैट इज टी। टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टी सबसे इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंडिया में टी ही है। टी जो है इंडिजीनियस मानी जाती है चाइना से, ठीक है, चाइना से वो है। टी जो है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट है, और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसको ग्रो करने के लिए चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। तो अगर ये बोले ये चाइना से इंडिजीनियस है, ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। मतलब 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का इसको टेम्परेचर चाहिए। बट ना इसको टी को ग्रो करने में बड़ी कंडीशन है, जैसे अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चला गया तो ये हार्मफुल है, ठीक है, ये हार्मफुल है। 20 से 30 ही चाहिए, ठीक है। मान लो 35 से ऊपर चला, 30 नहीं मानो 35 से ऊपर चला गया तो ये इसके लिए हार्मफुल है। इसी तरह अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो गया वो भी हार्मफुल है इसके लिए। तो मतलब टी की कंडीशन बहुत है। बारिशें अच्छी खासी चाहिए, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में एरिया में ज़्यादा होता है, मतलब 150 से 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। इसलिए तो नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है मानसून की वजह से अच्छी बारिश होती है, मेसन राम ये वाला एरिया जो है, चीरापूंजी वगैरह, तो इसलिए टी जो है उस एरिया में दार्जिलिंग वार्जिलिंग में अच्छी खासी होती है, ठीक है। और अगर हिली स्लोप्स हैं, ठीक है, वो अच्छे हैं इसके लिए, ठीक है। और हिली स्लोप्स में और हाई शेड्स रहनी चाहिए ट्रीज की, हाई शेड्स ऑफ ट्री, तो वो भी अच्छे हैं इसकी ग्रो के लिए, ठीक है। हाई शेड्स ऑफ ट्री तो इसके लिए, ठीक है। अगर लंबी देर तक सूखा पड़ा रहेगा तो टी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। मतलब ये आपको याद रखना है। और अगर अच्छी खासी बारिशें होगी, ड्यू वाला होगा, मॉर्निंग फॉग होगी, तो वो अच्छी चीज़ है। मतलब बारिशें नमी शमी अच्छा है, बट अगर ड्रॉट रहेगा लंबे समय तक तो वो इसके लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो पहले असम वाला जो ब्रह्मपुत्र वैली वाला एरिया ना, वो सबसे बेस्ट टी प्रोडक्शन में माना जाता है। टी में सबसे ज्यादा वही एरिया जो है बेस्ट है, ठीक है। और इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है टी का असम है, ठीक है। कौन सा है, असम, ठीक है। टी का असम जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उसमें वेस्ट बंगाल आ जाता है, जो दार्जिलिंग वगैरह एरिया वेस्ट बंगाल वो सेकंड नंबर, बट असम जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। 51% अप्रॉक्सीमेट जो है वो असम ही करता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है वेस्ट बंगाल। ऐसा नहीं है कि खाली वो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में होता है, नहीं ऐसा नहीं है, साउथ में भी होता है। तमिलनाडु भी है 16% के अराउंड, फिर केरला भी है, ठीक है, 7% के अराउंड, तो ये भी हैं। बट सबसे ज्यादा अगर देखें असम जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूं ना, जो वेस्ट बंगाल का आपको दार्जिलिंग वाला एरिया जो है, दार्जिलिंग वाला एरिया बहुत फेमस है टी का। दार्जिलिंग टी आपको पता है, दार्जिलिंग वाला एरिया फेमस है। क्यों फेमस है दार्जिलिंग वाला, क्योंकि दार्जिलिंग जो है एरोमेटिक टी वहां पर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, एरोमेटिक टी, ठीक है। इसके लिए वहां पे ग्रो होती है, तो फेवरेबल कंडीशन है, इसलिए तो वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे क्या है, असम, ठीक है। इंडिया जो है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, टी का। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, चाइना, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, चाइना, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, चाय के बाद चलते हैं कॉफी पीते हैं, कॉफी की बात करते हैं। देखो कॉफी की अगर मैं बात करूं, कॉफी जो है इंडिया का अपना तो नहीं है, कॉफी जो है इथोपिया वाले एरिया, अबिसिन प्लेट्यू का इंडिजिनस है, ठीक है। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, इंडिया जो है इकलौती कंट्री है वर्ल्ड में जो सभी कॉफी की टाइप्स को ग्रो करता है, ठीक है। ग्रो ऑल टाइप्स ऑफ कॉफी, तो सभी कॉफी की टाइप्स को ग्रो करने वाला इकलौता देश जो है वो इंडिया, बट इंडिजीनियस नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी कॉफी में अच्छी खासी बारिशें चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर बारिशें चाहिए, और जो है 15 से, अगर मैं मान लूँ 15 से 28 डिग्री सेल्सियस, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे फ्रॉस्ट हुई या स्नोफॉल हुआ या ज्यादा टेम्परेचर हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चला गया, वो इसके लिए हार्मफुल है, ठीक है।
ये याद रखना, ये उसको बट ये भी जो है जैसे टी जो है ना वो शेडी एरियाज में मतलब पेड़ों के नीचे वगैरह ग्रो होती है, कॉफी भी इसी तरह से ग्रो होती है। इसे बाबा बुडन हिल्स जो है फेमस थी, वो आपको पता ही है, ठीक है, कर्नाटका वगैरह एरिया में, ठीक है। अगर रुका हुआ पानी है, स्टेगनेंट वाटर, वो भी इसके लिए हार्मफुल है, ठीक है। अब टी जो कॉफी प्रोडक्शन में इंडिया बहुत दूर है, 7th लार्जेस्ट है प्रोडक्शन में। अगर हम कॉफी की बात करें ना, इंडिया बहुत दूर है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको पता है ब्राजील में होता है, ठीक है। इंडिया 7 नंबर में आता है, बट इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? कर्नाटका में। बाबा बुडन हिल्स आर फेमस फॉर कॉफी प्रोडक्शन। कर्नाटका जो है 71% जो है वहाँ पे। फिर केरला आती है, केरला साथ में, ये नीलगिरी माउंटेन्स जो है 21% के आसपास। देन भी है तमिलनाडु वाला एरिया 5% के आसपास, ठीक है। और सबसे ज्यादा एरिया भी कर्नाटका का है जो अंडर कॉफी कल्टीवेशन, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी कहाँ पर होती है? कर्नाटक में, ठीक है। तो कॉफी के बारे में इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बता दी। क्या? कॉफी जो है फ्रॉस्ट को टॉलरेट नहीं कर सकता है, कैन नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट, ठीक है भाई। ऐसे स्टेटमेंट बनाएगा, याद रखना, वो भी नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं, टीवी, कैन नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट, ठीक है। ये फ्रॉस्ट को नहीं टॉलरेट कर सकता। स्नोफॉल तो चलो जिस एरिया में है तो स्नोफॉल वहां पे है ही नहीं, इसको भी टॉलरेट नहीं कर सकता। 30 डिग्री या 35 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर चल जाए तो वो भी इसके लिए दिक्कत है। जैसे हमने टी के लिए पढ़ा, टी 10 डिग्री से कम टेम्परेचर में चाहिए, 35 से ऊपर भी नहीं चाहिए टी के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए तो इन प्लांटेशन क्रॉप्स का फायदा भी बहुत है, बट इनको जो अब ऐसा तो नहीं आप जम्मू में टी उगाने शुरू हो जाओगे, ठीक है, कहाँ होगी, ठीक है, कैसे होगी? जम्मू में टेम्परेचर जो है वो कभी नीचे चल जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल जाता है जम्मू कश्मीर में, तो कैसे ग्रो कर? तो मतलब कंडीशंस इसके सेटिस्फाई होना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कई बार रबड़ का भी पूछ लेता है, बस ये रबड़ देखेंगे, अब ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, तुम पागल हो जाओ। इतने में से आ गया तो ऑल वेल, नहीं आया तो भगवान भरोसे, ठीक है। तो रबड़ की अगर बात करें, रबड़ की बात करें, देखो रबड़ की अगर बात करें, रबड़ में अच्छा खासा रेनफॉल चाहिए। रबड़ को ग्रो करने में 200 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल चाहिए, ठीक है। और जो है इनकी हाइट भी पेड़ की अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। और इनको लो टेम्परेचर अगर होगा और ड्राई स्पेल होगा, इसके लिए हार्मफुल। इसमें टेम्परेचर जो है 25 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, मतलब लो टेम्परेचर इसके रबड़ की ग्रोथ में नहीं, इसलिए ग्रोथ रबड़ जो है वो साउथ वाले एरिया में होता है, ठीक है। और अगर अच्छी जो डेली रेंज जहाँ पर हो तो वो भी इसके लिए जरूरी है। तो केरला जो है वो रबड़ की प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है, तो केरला टॉप में है, ठीक है। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है, देन कर्नाटका। तो मतलब जहाँ पर बारिशें वारिशें रोज होती हैं, तो केरला वाला एरिया तो आपको वैसे ही पता है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब ऐसे नहीं है कि खाली हम सभी पढ़ सकते हैं, अब सभी तो कवर नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें आपको पता हो, जैसे कार्डेमम। अगर मैं इलायची की बात करूँ तो इलायची में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है? केरला में, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स आप थोड़ा फैक्ट, दूसरे नंबर पे कर्नाटका होगी, ठीक है, दूसरे नंबर पे कर्नाटका, ठीक है, लिख देता हूँ। अगर मैं बात करूँ, आपको क्यूमिन की बात करता है, क्यूमिन की बात करता है या क्लोव की बात करता है, ठीक है, ये भी कई बार मसालों में पूछ लेता है ना। तो क्यूमिन में राजस्थान टॉप में, किसमें? राजस्थान में, ठीक है। और क्लोव में वी हैव तमिलनाडु, क्लोव में टॉप में कौन है? तमिलनाडु, ठीक है। ये थोड़ा जस्ट आपके लिए। अगर मैं ब्लैक पेपर की बात करूँ, ठीक है, ब्लैक पेपर आपको पता है साउथ से ब्रिटिशर्स लेके जाते थे ब्लैक पेपर, तो ब्लैक पेपर में केरला, ठीक है, केरला। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, ठीक है। जैसे सेफ्रॉन में आपको पता है जम्मू कश्मीर है, बट ये तो जम्मू कश्मीर की क्रॉप्स अलग से देखेंगे ना, सेफ्रॉन में जम्मू कश्मीर, ये तो हो गया, ठीक है। तो ये कुछ स्पाइसेस के बारे में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है वो कौन है वो देख लेना। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, वो होता है डिफरेंट बोर्ड्स और उनके हेडक्वार्टर। जैसे वी हैव कॉफी बोर्ड, हमारे पास एक कॉफी का बोर्ड है, ठीक है। अब आपको मैच द फॉलोइंग आएगा पेपर में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कर्नाटका में, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है। फिर देन भी है रबड़, रबड़ सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सर आपने केरला बताया था, तो बिल्कुल, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोट्टयम में। कोट्टयम कहाँ पे है? केरला में, ठीक है, केरला में, ठीक है। देन वी हैव टी बोर्ड, टी बोर्ड जो है, टी बोर्ड, टी बोर्ड मैंने आपको बोला है टॉप तो असम है, बट वेस्ट बंगाल में भी काफी अच्छी खासी होती है। टी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर कोलकाता में है, कोलकाता। अगर आपको टॉप वाली पता होती तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। देन तंबाकू में गुजरात बेशक है, बट आंध्र प्रदेश भी कम नहीं है, तो तंबाकू बोर्ड जो है, तंबाकू बोर्ड, ठीक है, तंबाकू बोर्ड जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, गुंटूर आंध्र। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया मैच द फॉलोइंग, इवन यूपीएससी ने भी पूछा है, तो आपका जेकेएसएसबी भी आजकल कोई कम नहीं है, तो वो भी पूछ सकता है। स्पाइसेस बोर्ड जो है, स्पाइसेस बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मसालों का कोचीन केरला में, कोचीन केरला में, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे हैं, बट जो मुझे लगता है जो पूछे जाएंगे वो यही है, ठीक है। जैसे ग्रेप्स का पूछ लेता तो पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, बट वो नहीं पूछेगा। मुझे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और यहीं से मैच द फॉलोइंग बनते हैं। कॉफी बोर्ड जो है बेंगलुरु कर्नाटका में, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कॉफी की प्रोडक्शन कर्नाटक में अच्छी खासी होती है। रबर का कोट्टयम केरला में, टी बोर्ड जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, तंबाकू का जो है गुंटूर आंध्र प्रदेश में, स्पाइसेस बोर्ड का कोचीन केरला में, ठीक है। तो ये रट लेना, अब फिर नहीं बोलना कि सर ने पढ़ाया नहीं था, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। और क्या क्या सर एग्जाम में क्वेश्चन, देखो
अब डिफरेंट आपको जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, मतलब जहाँ पे पेड़ों की कटिंग कर दी जाती है, ठीक है, और फिर उधर क्रॉप्स वगैरह ग्रो की जाती है, उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। उसको डिफरेंट नाम से डिफरेंट एरियाज में बोलते हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लेता है, ठीक है, बता देता हूँ उसके बारे में भी थोड़ा, डोंट वरी अबाउट इट। सब मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो कर लेते हैं। एक सेकंड आप ब्रेक लो, फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं वापस, ठीक है। ब्रेक क्या लेनी है, रिवाइज करते हैं। ब्रेक अब एक ही बार लेंगे क्लास के एंड में। कहाँ थे हम? हाँ, प्लांटेशन क्रॉप हमने अच्छे से समझ ली। टी, कॉफी, रबर, स्पाइसेस वगैरह देख लिए। टी हॉट एंड ह्यूमिड 20 से 30 डिग्री पैंट, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसे साथ साथ देख के चलो। ये इससे ऊपर हार्मफुल है, इससे कम हार्मफुल है, यहाँ से स्टेटमेंट्स बनती हैं आपके। जो देखो तुम लोग पेपर देने जाते हो ना, तुम बोलते हो कि सर ये ऐसा पूछ लिया, स्टेटमेंट कहाँ से बन गई है, वो ये इसी में है, यहीं से स्टेटमेंट बनेगी। यार जो अभी रिसेंटली फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था, डिफरेंट स्टेटमेंट बनते, अगर तुमने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तुम स्टेटमेंट इजीली आंसर दे सकते थे। मैं तुम्हें फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ा पढ़ा के पागल हो गया, बोल बोल के पागल हो गया कि तुम्हें जो भी वाइस चॉइस हैं उनके 10 वर्ड्स में क्या क्या वो इंपॉर्टेंट है पढ़ना है। अगर तुम नहीं पढ़ के गए थे तो इल्बर्ट बिल्ड कंट्रोवर्सी या तुम्हें आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहाँ से पता चलना था? इसलिए बोलता हूँ यार, आप जब भी पढ़ते हो ना, जब भी मेरे को मैराथन सेशन देख रहे हो, अगर मैं कोई टाइमलाइन किसी चीज पे इंफेसाइज कर रहा हूँ तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आज ना कल किसी पीछे वाले पेपर में पूछा गया, या आज या कल किसी पेपर में आ जाना है, ठीक है। तो इसमें फोकस करा करो, तो स्मार्ट वर्क किया करो। तो हमने पहले ये देख लिया, सारी प्लांटेशन क्रॉप्स को हमने कवर कर लिया अच्छे से। सर अब आप कुछ और बताना चाहते थे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट? हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। अब देयर आर डिफरेंट रेवोल्यूशंस, ठीक है। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन तो तुम्हें पता ही है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है 1960s के टाइम है। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आई? 1960s के टाइम में आई। मतलब क्या हुआ, हमने हाई क्वालिटी जो है वीट के सीड्स जो है वो हाई यील्डिंग वीट सीड्स जो है वो यूज़ करे और इंडिया में प्रोडक्शन अच्छी खासी होगी, ठीक है। अगर वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको बोला जाता है, तो वो है डॉक्टर नॉर्मान, ठीक है, डॉक्टर नॉर्मान, ठीक है, बोरलॉग, ठीक है, इनको नाम रखा। मैक्सिको का बेसिकली, इनको जो है इन्होंने वीट की क्वालिटी, डॉफ वीट की क्वालिटी की थी डेवलप। इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। अगर मैं इंडिया की बात करूं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया उनको बोला जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्योंकि इंडिया में अगर किसी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने में, तो वो कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है? सीरियल्स के साथ, मतलब फूड ग्रेन के एसोसिएटेड, ठीक है। और 1960-70s के टाइम में याद रखना, और वीट, मतलब मोर स्पेसिफिकली वीट की बात करते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है। अब सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आपको ना पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सी रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है। जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएट? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट के साथ। किसके एसोसिएट है? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट के साथ। देन वी हैव ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन किसके एसोसिएट है? फिश की प्रोडक्शन के साथ। देन वी हैव ब्राउन रेवोल्यूशन, किसके एसोसिएट? ब्राउन रेवोल्यूशन है, ये भी मैच द फॉलोइंग बना देगा, फिर मुझे नहीं बोलना, लेदर या कोकोआ की प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। फिर गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, वो किसके एसोसिएट है? जूट की प्रोडक्शन के साथ। जूट की प्रोडक्शन के साथ गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन हमने लाई थी फॉर इंक्रीज इन जो है जूट प्रोडक्शन, ठीक है। देन वी हैव एक है ग्रे रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रे रेवोल्यूशन किसके साथ है? फर्टिलाइजर्स के साथ, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के साथ, ठीक है। उसका एक है पिंक रेवोल्यूशन, ठीक है, पिंक, ये भी पूछते हैं। पिंक रेवोल्यूशन ओनियन की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी पिंक रेवोल्यूशन बोलते हैं। फार्मास्यूटिकल, मतलब आपकी जो दवाइयाँ हैं उनके लिए भी, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉन है इनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको भी पिंक रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। फिर वी हैव रेड रेवोल्यूशन, रेड टोमेटो भी होता है, ठीक है, टोमेटो की रेवोल्यूशन लाने का भी नाम रेड था। और देन वी हैव मीट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी वही है। देन वी हैव राउंड पोटैटो होता है, ठीक है, आलू सब में एडजस्ट होने वाला है, ठीक है, पोटैटो, ठीक है, राउंड रेवोल्यूशन इज पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ऊपर देखा गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन वो जूट था। देन वी हैव सिल्वर फाइबर बोलते हैं कॉटन को, तो कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बट सिल्वर अलग है, सिल्वर रेवोल्यूशन जो थी वो एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए थी, एग और पोल्ट्री के लिए सिल्वर थी। बट सिल्वर फाइबर अलग है। व्हाइट तो आपको पता चल ही गया होगा, मिल्क और डेयरी वाला, ठीक है, मिल्क के लिए, ठीक है। येलो जो आ गया ऑयल सीड्स, मशरूम, वो सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मशरूम याद आ रहा है, मस्टर्ड वगैरह हो गया ना, तो येलो जो है ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दी, बस याद कर लेना। क्या क्या बताया सर? सर ये कहाँ से टॉपिक ला रहे हो? ये वही टॉपिक है जो पेपर में पूछा जाता है, अननेसेसरी कुछ नहीं है, अननेसेसरी में कुछ भी नहीं लाता। जैसे अभी कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं ना, सर इज दिस मैराथन सेशन इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम? नथिंग इज सफिशिएंट। और भाई एग्जामिनर कहीं से भी दिमाग लगा के क्वेश्चन डाल सकता है,
बट हम उसको एनालाइज करके जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं जो पीछे वाले पेपर्स में पूछी गई हैं, आगे वाले पेपर में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं उन टीचर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं हूं जो ये बोलते हैं बस यहीं से पढ़ लो गारंटीड क्वेश्चन आएगा, और बाद में 120 में से 5 क्वेश्चन उनके पेपर में से अगर माने वो पढ़ाई में से आ गए तो वो हाईलाइट करते फिरेंगे ये 5 क्वेश्चन आ गए। क्या करना है यार उसका? तुमने 500 घंटे बच्चों को पढ़ाया, उसमें से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या बहुत बड़ा कुछ तुमने अचीव कर लिया? ये सिर्फ जस्ट एक बिजनेस स्टंट है, इनमें कम फंसा करो। ठीक है, और ये तो मत ही बोला करो सर इसमें से गारंटीड है क्वेश्चन आ जाएगा। भाई तुम्हें दुनिया बेवकूफ बना रही हो, तुम बन रहे हो। इन झांसों से बाहर आओ। मैं तो तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूं कि तुम सिर्फ मेरे से नहीं पढ़ो, तुम 1000 जगहों से पढ़ो, बट इस चैनल से जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि फिर तुम्हें इसकी वैल्यू एग्जाम में जाके ही पता चलती है। अब बट अगर तुम मुझे बोलो कि सर मैं भी क्वेश्चन निकाल के बताऊं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पीछे पूरे अपनी वीडियोस में बताऊं मैंने वहां पर क्या क्या पढ़ाया था, इसमें ये पढ़ाया था, यहाँ से ये क्वेश्चन। मेरे पास सच में इतना टाइम नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना। मुझे होता है कि मैं बेस्ट अपना कैसे दे सकूं बच्चों को, ना कि ये होता है कि मैं बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करूं कि वो मेरे से ही पढ़े और बाद में मैं कोर्सेज लॉन्च करूं। ना मेरी ऐसी आइडियोलॉजी थी, ना है, और ना कभी फ्यूचर में होगी। ठीक है, मुझे भगवान ने ऐसे ही बहुत कुछ दी है। ठीक है, तो तुम भी इस झांसे में मत फंसा करो। तुम जब ऐसे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो, जैसे मैं कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया का सेशन लाया, तो तुमने नीचे लिखा कि सर इज दिस सेशन इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, मैंने उस थंबनेल पे नहीं डाला कि 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। भाई क्या फिर तुम वो बच्चे थोड़ी हो यार, तुम फर्स्ट सेकंड पढ़ते या तुम्हें सिलेक्टेड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे वहीं से क्वेश्चन आएंगे? नहीं यार, तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई करना है। बी मैच्योर इनफ। तुम्हें पता होना चाहिए कौन तुम्हें जेन्युइनली पढ़ा रहा है, कौन ऐसी हवा में कोर्सेज भेज। तुम्हें पता नहीं, समझ नहीं आता है। ठीक है, बट एनीहो मैं उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम के साथ है, ब्लू फिश के साथ है, ब्राउन लेदर कोकोआ, गोल्डन फाइबर जो है जूट के साथ, ग्रे फर्टिलाइजर, दीज आर इंपॉर्टेंट, मैच द फॉलोइंग में आएगा। ठीक है, पिंक ओनियन फार्मास्यूटिकल, रेड टोमेटो, मीट, राउंड पोटैटो राउंड होता है। ठीक है, सिल्वर फाइबर कॉटन है, और गोल्डन फाइबर जूट है। सिल्वर एग और देख लिया हमने, और व्हाइट जो है मिलकर येलो हो गया ऑयल सीड। दिस इज क्लियर टू यू। यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर अभी कुछ और पढ़ाना है तो फिर हम पागल हो जाएंगे। नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है, 1-2 फैक्ट पढ़ाने हैं मुझे, जो मैंने आपको अभी बोला था। मुझे लगता है शायद वो पेपर में पूछ सकते हैं। क्या है फैक्ट? सर कौन से फैक्ट रह गए आप जो आप भूल के थे? मैं बताता हूँ। देखो, जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है ना, स्लैश एंड बर्न मतलब आप क्या करते हैं, खेत को जलाते हो। स्लैश एंड, देखो इसमें आप इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है, ये वो वहाँ पे मैं नहीं गया यार। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा अगर मैं सब जगहों पे जाऊंगा तो फिर वो मतलब अगर आपको देखना है तो पेपर में जाने से पहले इंटेंसिव एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर उनकी टाइप्स वगैरह देख लेना। ठीक है, बट मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने वही पढ़ा है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मतलब आप क्या करते हो, किसी खेत को जला देते हो, उसके बाद फिर उधर खेती वेती करते हो। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब इसको डिफरेंट नामों में डिफरेंट एरियाज में उगाते हैं। पहले अगर मैं बोल दूँ, इसको ब्राजील में बोलते हैं रोका। पहले कंट्री वाइज देखते हैं। रोका बोलते हैं इसको ब्राजील में, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मिल्पा इसको बोलते हैं मैक्सिको में। क्या बोलते हैं इसको? मिल्पा मैक्सिको वाले एरिया में। ठीक है, मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका वाले एरिया में। ठीक है, कोनू का इसको बोलते हैं, कोनू को बोलते हैं इसको वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में इसको क्या बोलते हैं? कोनू को। ठीक है, उसके बाद मसोल इसको बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, मसोल बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में। ठीक है, लडांग इसको बोलते हैं इंडोनेशिया में, लडांग इसको बोलते हैं लडांग इसको बोलते हैं इंडोनेशिया में, और रे इसको बोलते हैं वियतनाम में। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, ये मैच द फॉलोइंग ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। ठीक है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी पूछ सकता है कि बार ये उठाई वहीं से लेते हैं। रोका बोलते हैं ब्राजील में, मिन्पा बोलते हैं मैक्सिको में, कोनको बोलते हैं वेनेजुएला में, मसोल बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, लडांग बोलते हैं इंडोनेशिया में, रे बोलते हैं वियतनाम वाले एरिया में। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकता है। दूसरा जो मुझे लगता है तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में जो हमारी प्रिमिटिव पुरानी फार्मिंग थी जिसमें मैक्सिमम स्लैश एंड बर्न नहीं आती थी, उनके डिफरेंट नाम्स हैं डिफरेंट एरिया में। जैसे हम मध्य प्रदेश वाले एरिया में जो पुरानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज थी उसको हम बोलते थे बेवाड़ बोलते हैं या दहिया बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर बोलते हैं हम? मध्य प्रदेश वाले एरिया में। जो आपकी स्लैश एंड बर्न या प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उनके डिफरेंट नाम्स हैं। ठीक है, इसको पोडू कहते हैं, पोडू या पेंडा। ठीक है, ये कहाँ बोलते हैं? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ बोलते हैं? आंध्र प्रदेश में, याद कर लेना, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं पम्मा धाबी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। भृंगा भी बोलते हैं, भृंगा ये कहाँ पे बोलते हैं? ओडिशा में। कहाँ बोलते हैं? ओडिशा में। ठीक है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट कुरुआ, ये पूछा गया पेपर में, कुरुआ। ठीक है, कुरुआ कहाँ बोलते हैं? झारखंड में। झारखंड लिख देता हूँ पूरा, जेके लिखा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फिर और क्या है उसमें? जो हमारा साउथ ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया वहाँ पे इसको वलरे कहते हैं, ये नहीं पूछेगा। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है इसको झूम कल्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, झूम कल्टिवेशन बोलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, हिमाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं खिल।
ठीक है, जो आपका हिमालयन ऊपर माउंटेन्स है ना, वहाँ पे जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पे इसको खील कहते हैं। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार वाला एरिया, जो बस्तर वाला एरिया है, इसमें इसको बोलते हैं दीपा। क्या बोलते हैं? दीपा। ठीक है, तो याद कर लो दीपा। ठीक है, वो याद कर लो। वो मुझे याद आ गया ना, वो अक्षय कुमार पता नहीं कौन सी मूवी में दीपा नहा लिया, तो वो वाला याद आ गया। ठीक है, तो बेवार या दहिया ये बोलते हैं मध्य प्रदेश में, पोदू या पेंदा ये बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, उसका भृंगा उड़ीसा में, कुरवा झारखंड में, जुम नॉर्थ ईस्ट में, खिल हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और जो है छत्तीसगढ़ में जो है कुछ एरिया, और आंध्र प्रदेश अंडमान एंड निकोबार में दीपा इसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो, मेरे को जो लगता था इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है और मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है, और इससे ज़्यादा आप रिटेन भी नहीं कर पाओगे, मेरे को भी पता है। तो एक टॉपिक में इतना भी पढ़ा हुआ है तो काफ़ी है, इसमें से आ गया तो वेल एंड गुड। और मैं आपको सच बोलूं, अगर इससे हट के भी कोई स्टेटमेंट आएगी ना, तो वो भी इस टॉपिक में से निकल जाती है अगर तुम कॉमन सेंस से लगाओ। और क्रॉप्स अकेले समझ नहीं आता है, जब आप वेदर एंड क्लाइमेट नहीं पढ़ोगे तुम्हें क्रॉप्स का समझ नहीं है। तो हमें क्लाइमेट और वेदर भी कवर करना है, जो मेरा आने वाला मैराथन सेशन होगा। मैं डेट नोटिफाई कर दूंगा कब ये आएगा, बट क्लाइमेट एंड वेदर पे मैं मैराथन सेशन लाऊंगा इंडिया का। आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से टॉपिक्स हैं यू वांट मी टू फोकस ऑन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी उन पर वीडियो बनाऊं। बाकी अगर आपको ये मेरा पढ़ाना पसंद आता है, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, एंड एटलीस्ट यू कैन शेयर माई यूट्यूब चैनल विद अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो, सो दैट जो मेरा ये इनिशिएटिव है टू रीच एट द फारथेस्ट प्लेस, टू रीच वेयर, जहाँ पे बच्चे पेड कोर्सेज नहीं ले सकते, वहां तक जो मेरा सपना है वो अचीव हो सके। इसमें तुम ही मेरे सपोर्ट करोगे और तो कोई करेगा नहीं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डालें, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मानो आपको एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट देना है, तो आप गूगल में जाओगे, गूगल में आपने awakeningclasses.in लिखना है। क्या लिखना है? awakeningclasses.in। तो आपको हमारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पर आपको सेक्शनल 10 सेक्शनल और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। आप उन टेस्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, एज एन ऐप भी वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।